वेलकम बैक। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ और प्रोग्राम हमारा चल रहा है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप रेडियो शो। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में देखिए हमारे साथ अब जुड़ गई हैं जो ब्रह्म कुमारी जुड़ गई हैं और हमारे साथ बीके प्रिया जी जुड़ी हैं और साथ ही साथ बीके ज्योति जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत सारी बातें जो हैं वो तो हम कर ही रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पर और मेरा बहुत ही ज़्यादा एक अहम टॉपिक और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर हम बात कर रहे हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर। तो जी हाँ, देखिए ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी हमें अपना ख्याल जो है वो रखना ज़रूर चाहिए और किस तरह ये सारी बातें जो हैं हमारे साथ यहाँ पर करने आ गई हैं। एक बार फिर से देखिए सुबह तो हमने प्रियंका के साथ जो बहुत सारी सात्विक जो भोजन पे हमने बातें सुनी थी, लेकिन अब जो है हम बहुत ही ज़रूरी बातें जो है ब्रह्म कुमारी जो है हम बात करने आ गए हैं कि हम बात कर रहे हैं उनसे सभी से जो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बात अब ज़रूरी जो है वो हम करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में। तो ठीक है, ब्रह्म कुमारी जी हम बात करेंगे, यहाँ पर बीके प्रिया जी से हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल तो उससे पहले मैं कहना चाहूँगी आपको तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। आपसे फिर से हम जुड़ पाए और अपने सारे श्रोतागणों से भी सुन पाए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और साथ ही साथ एक बार फिर से मैं बीके ज्योति जी का भी मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगी। ओम शांति, थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। बिल्कुल। तो मैम सबसे पहले यहाँ जो बीके जी हमारा जो सवाल रहेगा प्रिया जी यहाँ पर एक, क्योंकि बड़ी खास सवाल है। फिजिकल हेल्थ पे हम ध्यान देते हैं लेकिन यहाँ अब बात करें थोड़ा मेंटल हेल्थ की, तो इससे जुड़ी जो सबसे अहम टॉपिक आता है वो है मेडिटेशन के ऊपर। आपसे जानना चाहूँगी अगर मेडिटेशन की बात करें तो ये मेडिटेशन क्या होता है? जी, मेडिटेशन जो शब्द को ही अगर हम देखते हैं तो मेडिटेशन को अगर तोड़ दें और इसको बहुत ध्यान से हम देखें तो ये कहता है मेंटल अटेंशन, यानी जहाँ भी हमने अपने मन को केंद्रित किया है हम वहाँ जुड़ गए हैं और वहाँ उस चीज़ से, उस भौतिक हो या कोई उस तरह से शक्ति हो, यानी जिस तरह से हम अपने देवताओं से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो अगर मेरा मन यानी मेरा जो मेंटल पावर यानी मेरा माइंड जो है मैंने उसे पूरा केंद्रित किया है, मेरा पूरा अटेंशन वहाँ है, तो यानी मैं योग में हूँ, यानी उससे जुड़ गया हूँ। और जबकि हम देखते भी हैं कि योग जो शब्द होता है, जो कि हम हिंदी में बोला भी पहले जाता था कि योग माना जुड़ना। पहले बोला जाता था 2 और 2 का योग कितना होता है, यानी 2 + 2 कितना होता है, तो प्लस यानी जुड़ना, तो जुड़ने को योग कहा जाता है। तो योग वास्तव में जुड़ना है। लेकिन अगर मैं किसी मनुष्य को याद कर रही हूँ, कोई अपने संबंधी या कोई भी इस तरह से व्यक्ति को याद कर रही हूँ, तो वो एक तरह से भौतिक योग में कहलाया जाता है। लेकिन अगर मैं किसी एक परम सत्ता से अगर जुड़ती हूँ तो वो एक हायर लेवल का योग कहलाया जाता है। और आज जो हम चारों तरफ देखते हैं कि हम उस परम सत्ता से जुड़ने के योग को ही सीखना चाहते हैं। तो इसलिए अगर नॉर्मल लाइफ में अगर हम योग शब्द लोगों के मन में जब ये बात आती है तो उस सत्ता से जुड़ने के लिए ही बात आती है, जबकि योग माना सिंपल जुड़ना है। चाहे वो आप अपने पेट से जुड़े हैं, चाहे वो आप अपनी किसी भी चीज से जुड़े हैं, उसे योग ही कहेंगे। तो परम सत्ता से जुड़ना ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन कहेंगे, योग कहेंगे। और योग का मतलब जो होता है कि अगर हम देखें कि जो हम विशेष जो कहते हैं कि जहाँ मेंटल, ये बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि फिजिकल का अपना एक लेवल है और यहाँ हम मेडिटेशन का जो महत्व आता है या इसका साउंड जो हम सुनते हैं समझते हैं वो मन के ऊपर है। यानी फिजिकल का अपना एक दायरा है, उससे बियॉन्ड जो हम सोच रहे हैं मन, तो मन को जब हमने केंद्रित किया वो एक्चुअली मेडिटेशन है। और जो हम शरीर के द्वारा क्रियाएं करते हैं वो योगा है और जो मन से किया जाता है वो योग है। तो योग और योगा में भी कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज को भी हमें बहुत अच्छे से समझना है कि मेडिटेशन योग है, योग मन से जुड़ना है। और मन से जुड़ना अगर हम हाईएस्ट के साथ जुड़ते हैं तो हमारे मन को पावर आती है। अगर हम लोएस्ट के साथ जुड़ते हैं तो फिर वो लोएस्ट यानी नेगेटिव आएगा। इसीलिए हम किससे जुड़े हैं, किसको हमें याद हम कर रहे हैं, वो हमें बहुत ध्यान देना है, तभी योग यथार्थ है। और योग जो कि गीता में भी इसका बहुत उसकी महिमा है, अगर आप पूरा देखें तो गीता में वर्णित योग ही
किया गया जी है जी कि जी। हर जगह वो परमात्मा हमें ये कहते हैं कि योग होना चाहिए, योग होना चाहिए, चाहे वो कर्म योग है हम्म, पर जुड़ना ज़रूरी है। जी। और इंसान जिसको कहा गया है कि सोशल है, तो यानी सोशल माना जुड़ना। तो अगर हम जुड़ नहीं रहे हैं तो यानी कि हम अपने ही नेचर के अगेंस्ट हो रहे हैं, और अपने नेचर के अगेंस्ट हम हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए अपने नेचर को हमें स्टेबल रखने हुए योग जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रिया जी एक सवाल आपसे और करूँगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे। जी। तो मेडिटेशन से हम किस तरह अपनी लाइफ को, बिल्कुल। हम अपनी हेल्थ को सस्टेन कर सकते हैं? बिल्कुल, और ना केवल मैं तो कहूँगी अपनी, लेकिन हम दूसरों की भी कर सकते हैं। योग बिल्कुल। में इतना पावर है। जब हम योग करते हैं, जब हम कनेक्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर हम हाईएस्ट को याद कर रहे हैं, जी। सुप्रीम को याद कर रहे हैं, तो जो ऊर्जा आती है, जो पावर हमारे को उधर से आती है, तो वो ऊर्जा हमारे अंदर के ना केवल फिजिकल चेंजेस लाती है, मेंटल चेंजेस लाती है, लेकिन सोशल इकोनॉमिकल भी लाती है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है आज की डेट में इसको समझना कि जब वो ऊर्जा मेरे अंदर आई तो उसने मेरे अंदर फिजिकली क्या चेंजेस लाया। आप देखिए, जो व्यक्ति योग से जुड़ जाता है उसके, हमने ये खुद रिसर्च में देखा, हमने स्टडीज़ में पाया है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके हार्ट का जो कहें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अपने आप को बेटर कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से हेल्दी हो पाते, वो डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पर योग किया है। तो बहुत आप बेहतर फील करेंगे अगर आप योग करते हैं। और आज कितने डॉक्टर्स कहते हैं कि आप योग सीखने जाएं, जो भी बहुत सीवियर हो जाते हैं उनको योग सीखने के लिए डॉक्टर्स भी आज प्रमोट करते हैं। तो योग, ये प्रूवन है कि जब हम योग करते हैं तो फिजिकल कोशिकाएं, सेल्स, हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो पहले से बेहतर हो पाते हैं, क्योंकि उस तरह के थॉट्स हम योग में दे रहे होते हैं। क्योंकि योग इज लाइक अफर्मेशंस, गिविंग अफर्मेशंस टू द बॉडी, टू द यूनिवर्स। और वो कहाँ से? परमात्मा से लेते हुए कि मैंने जब उस परम सत्ता को कनेक्ट किया और फील किया कि उससे मुझे शक्ति आ रही है। तो शक्ति कहाँ आ रही है? सबसे पहले बॉडी में आ रही है, क्योंकि ये सबसे इजी है। जी, तो शक्ति जब मैंने विजुअलाइज किया कि मेरी बॉडी में टच हुआ तो वो ऑर्गन्स को एनहांस करता है, मेरे सेल्स को एनहांस करता है, मेरा न्यूरो सिस्टम एनहांस करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम्स को वो हील करता है, क्योर करता है। और जब बॉडी हील होती है तो बॉडी से मन भी जुड़ा हुआ है। मन और तन का बहुत अच्छा कनेक्शन है। जब आप बीमार होते हैं, बहुत जो योगी होते हैं वो मन से अगर बीमार नहीं है ना तो वो तन की बीमारी को महत्व ही नहीं देते। लेकिन हम जो नॉर्मल हैं तो हम अगर बीमार हैं तो मन को अगर हम सशक्त कर लेते हैं या फिर तन को एक बार सशक्त कर लेते हैं तो मन तन का बैलेंस करना इजी हो जाता है। तो तन हैप्पी है तो मन हैप्पी है, या मन को हैप्पी करते हैं तो तन हैप्पी है। और जब दोनों हैप्पी है तो समाज यानी सोशल लाइफ मेरी हैप्पी है। और जब सोशल समाज में भी मैं बहुत अच्छे से, जैसे वेल इक्विप्ड कहूँ या बहुत अच्छे से मैं वर्क कर पा रहा हूँ, तो फाइनेंशियली भी अगर हम देखें तो हम हैप्पी हो पाते हैं। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर हम हैप्पी हैं ना तो इससे बड़े सारे एस्पेक्ट जुड़े होते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हमारे आसपास वातावरण, हमारा सोशल। क्योंकि हम देखिए अगर हम उदास हैं ना तो हम कहीं ना कहीं दूसरों को भी हम अपने अंदर खींच लेते हैं कि अगर मैं उदास हूँ तो हम हो सकता है कुछ ऐसी वाणी में बोल दूँ, कुछ ऐसी बात में कह दूँ कि उनका भी मन खराब हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि सोशली भी हम ऐसे हो जाते हैं। लेकिन जो अगला सवाल होगा मेरा, जो कि मैं ज्योति जी से जानना चाहती हूँ कि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं योग की, मेडिटेशन की हम बात कर रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ की? कुछ बातें जो हैं हमारे साथ हमें जो है प्रिया जी ने बताई हैं, लेकिन कुछ और बातें कुछ आप ऐड करना चाहेंगी, उसके बारे में जानना चाहूँगी। योग एक तरह से अगर हम नहीं करते हैं तो हम खुद ही हम अपने आप से भी दूर हैं, परमात्मा से भी दूर हैं और हर चीज़ से हम दूर होते जा रहे हैं। आज लाइफ में एक्चुअल में देखा जाए तो योग से बहुत सारे लोग कनेक्ट भी हैं, लेकिन इतने बिजी शेड्यूल में कई लोग उससे दूर भी होते जा रहे हैं। फिजिकल एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन माइंड को जो चाहिए उन चीज़ों से हम दूर हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम योग का प्रयोग, क्योंकि योग ही है जो हमारे मन को साधता है।
योग है जो हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा रहा है। बिल्कुल। योग ही है जो हमारे जीवन को एक डिसिप्लिन वे में लेकर के जा रहा है। योग ही है जो हमारे जीवन में जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में मिठास घोल रहा है। क्योंकि योग हमें एक तो अपने ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस कराता है कि हमारे जीवन का एक्चुअल में फोकस क्या है, एम क्या है। अगर हम उस एम को देख लेते हैं और हम क्लियर हैं उस एम के प्रति, तो ऑटोमेटिक हमारा फिर उसी दिशा की तरफ रुझान चलता है। और योग जो है हमें ये सिखाता है कि हम कैसे सुप्रीम से कनेक्ट हो जाएं। क्योंकि योग बहुत तरीके के हैं, वो उस चीज का भी बहुत एक्सप्लेनेशन है, लेकिन योग का जो अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं सुप्रीम से, तो ऑटोमेटिक हमें पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। और जितनी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसी चीज को हम देखें कि पॉजिटिविटी को हम देखते हुए जितना पॉजिटिव होंगे तो हम हर एक को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो ये हमें योग से ही पॉसिबिलिटी मिलती है। जो लोग योग करते हैं वो पॉजिटिव भी रहते हैं, वो रिश्तों की बारीकियों को समझते हैं, वो हर एक चीज की सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है वो उन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो योग हमें एक ऐसा जो कहें, अगर प्राप्तियों की बात जो आपने पूछी, तो प्राप्तियां सारी ही अगर हम कहें योग से हमें मिल रही हैं। कि हमें जो आसपास का वातावरण है उसे कैसे पीसफुल बनाना है। तो जब हमारा मन पीसफुल होगा तो हम दूसरों को भी पीसफुल बना सकते हैं। अगर हमारे अंदर खुशी है, हम दूसरों के ऊपर दया भाव है हमारे अंदर, और यही चीजें आज के टाइम में जरूरत है। हर एक चीज को सस्टेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम किसी को भी माफ करें या हम उसके प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहें, ताकि उससे हमारे जो वाइब्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में फैलते हैं। और एटमॉस्फेयर ही आगे के भविष्य का भी निर्माण करता है। जैसा हमारा विचार होगा ऐसा ही हमारा व्यवहार होगा, ऐसे ही हमारे आसपास के लोग बनेंगे और धीरे धीरे फिर वो पूरा विश्व। इसीलिए इस बार जो योगा की थीम भी ली गई थी वो वसुधैव कुटुंबकम की ली गई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो वसुधैव कुटुंबकम एक्चुअल में योग से ही आता है। क्योंकि जब तक ये बेहद की भावना नहीं होगी, जिसको कहें कि विशाल बुद्धि नहीं बनेंगे, हम विशाल हृदय नहीं बनेंगे, सारे पृथ्वी को अपना परिवार नहीं समझेंगे, पृथ्वी की एक एक चीज को अपना समझ के हम नहीं चलेंगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इन्हें मेंटेन करना है, इसे ठीक करना है, तो वो चीज फिर हमारे को उस कुटुंब की भावना नहीं देगी। तो योग हमें इस चीज में बहुत एकाग्र करता है, बहुत हमें फायदा देता है। तो योग का प्रयोग तो बहुत जरूरी है और इसी से ही बेनिफिट होता है। बिल्कुल। तो बेनिफिट्स की तो बात यहाँ पर है कि बता दी है ज्योति जी ने, लेकिन यहाँ पर मैं प्रिया जी से जानना चाहूँगी। प्रिया जी, कि अगर हम बात करें प्रार्थना की, यहाँ मैं बात करूँ, मेडिटेशन की बात करूँ, तो कई ऐसे लोग हैं जो दोनों को सिमिलर समझते हैं कि दोनों सेम चीज़ है। कि अगर हम ध्यान कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम स्पिरिचुअल एंगल से ही हम उसे देखें, बल्कि हो सकता है इसमें कोई अलग एंगल भी हो। तो इसके बारे में, दोनों के डिफरेंस के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या ये दोनों सेम है जैसे कि हम समझते हैं, या फिर इन दोनों में कोई अंतर है? अगर विशेषता देखा जाए तो ऐसे कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन अगर डीपर डाउन हम क्वेश्चन में जाते हैं तो एक थोड़ा सा गैप ज़रूर है, एक थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है। कि प्रार्थना में भी हम उससे जुड़ने की ही कोशिश करते हैं। हालांकि कई बार हम देखते हैं कि लोग उन्हीं शब्दों का उच्चारण कर रहे होते हैं जो शब्द उन्हें सिखाए जाते हैं, जिसको मंत्र कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत वैल्यूबल है, जिससे ऊर्जा भी बहुत आती है, नो डाउट। लेकिन क्या मैं उन शब्दों का उच्चारण, उसका अर्थ जान के कर रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि हमने अगर उसके अर्थ को नहीं जाना तो हम, इसका मतलब मेरा मन उसमें नहीं रुक रहा है। क्योंकि मन को एक लॉजिक चाहिए, बुद्धि को एक लॉजिक चाहिए ठहरने के लिए। अगर मेरे मन बुद्धि को मैंने वो ज्ञान, वो समझ, वो इंटरेस्ट नहीं दिया है तो वो वहाँ नहीं रुकने वाला है। तो मोस्टली हम ये देखते हैं कि लिप्स जो है वो पूरे की तो पूरे जो मंत्र है वो उच्चारण कर लेते हैं, लेकिन बुद्धि जो है वो भाग जाती है, इधर उधर चली जाती है। तो इसीलिए जो मैं बोल रही हूँ उसका अर्थ मुझे बहुत अच्छे से समझ हो। तो एक तो ये चीज़ हम प्रार्थना में ज़रूर ध्यान रखें, अदरवाइज हमारे सारे मंत्र बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। और दूसरी बात है कि आज जो हम देखते हैं, जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, हम एक तरह से, एक जो कहें कि एक एग्जाम्पल के तौर में मैं लूँगी कि जैसे एक क्लासरूम होता है। क्लासरूम में
टीचर जब एंटर करता है तो एक बेल रिंग करती है, उसका पीरियड स्टार्ट है तो रिंग करती है तो एंटर करता है और उसके बाद फिर वो अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट करता है, फिर एक घंटी बजती है और वो बाहर आ जाता है। तो शायद कहीं ना कहीं हम भी इस तरह से ही परमात्मा के साथ कर रहे हैं कि बाहर जो मंदिर की घंटी है हम वो बजा देते हैं कि मैं आ गया, और उसके बाद हम अपना तो पूरा बखान, अपनी दर्द, अपनी दुख, अपनी पीड़ा, समस्याएं सब कुछ उनको बता देते हैं, परमात्मा को अपना पूरा लेटर दे देते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, आपने ये ठीक ही नहीं किया। उसके बाद वापस से एक बेल बजाते हैं, घंटी को बजाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो प्रार्थना अगर हम यहीं तक कर रहे हैं तो ये बहुत ही इनकम्प्लीट प्रार्थना है। और यहीं अगर हम मेडिटेशन को देखते हैं तो मेडिटेशन को 2 वे कम्युनिकेशन बोला जाता है। प्रार्थना 1 वे कम्युनिकेशन इसलिए है कि हमने अपनी बात तो रख दी, बस उसके बाद हम वापस आ गए। जैसे कि आप अपनी बात यहाँ पूछ रहे हैं और दूसरी बात आप रुक रहे हैं हमसे आंसर लेने के लिए, उसी प्रकार से हम जब परमात्मा के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हमने जब अपनी बात रख दी है तो हमें वहाँ रुकना है, वहाँ सुनने के लिए कि क्या जवाब आ रहा है। लेकिन लोग कहते हैं कि हमें कुछ सुनाई ही नहीं देता, हम नहीं कनेक्ट हो पाते हैं। तो बस यही मेडिटेशन में हमें करना है कि हमें उसकी बात सुनने के लिए धैर्यता, उसकी बात सुनने के लिए उसकी लैंग्वेज, उसकी बात सुनने के लिए वो अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना है। बस यही फर्क है प्रार्थना और मेडिटेशन में। मेडिटेशन जिसको मैंने कहा 2 वे कम्युनिकेशन, कि मैंने यहाँ से भेजी अपनी बात और वेट की है कि वहाँ से उनका सिग्नल, उनकी जो बात आएगी। तो ये चीज़ मेडिटेशन में होती है और मेडिटेशन इसीलिए थोड़ा हायर माना जाता है, और मैं कहूँगी थोड़ा नहीं, काफ़ी अच्छा उच्च श्रेणी में माना जाता है। योग इसीलिए आप देखिए गीता में प्रार्थना शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, योग का प्रयोग है। चाहे वो कई अध्याय आप देखिए, जितने भी अध्याय 18 अध्याय हैं, हर एक में कहीं ना कहीं आपको योग शब्द मिलता है, लेकिन प्रार्थना शब्द जो है वो नहीं मिलता। प्रार्थना में कहीं हम देखते हैं वहाँ एक तकलीफ छुपी है कि मेरी ये प्रार्थना है, यानी एक रिक्वेस्ट है, यानी मेरा कोई काम पेंडिंग है जिसके लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट डाल रही हूँ। जबकि मेडिटेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन इज लाइक टॉकिंग विद गॉड, शेयरिंग विद गॉड। हालांकि वो शेयरिंग एक रिक्वेस्ट ही है, एक तकलीफ ही है, लेकिन वो तकलीफ के तरीके से नहीं है। वो एक बच्चे का अपने पिता से एक वार्तालाप है। और वहाँ अगर प्रार्थना में देखते हैं कि एक हाईएस्ट अथॉरिटी से एक लोएस्ट लेवल के एक आत्मा अपनी बात रख रहा है, जो ये फील हमें आती है प्रार्थना में, हम ऐसा समझकर चलते हैं। लेकिन यहाँ मेडिटेशन में आपका स्वमान, सेल्फ एस्टीम हाई किया जाता है कि आप बहुत नीच नहीं है, आप पापी नहीं है, गलती हुई है, लेकिन वो मेरा पिता है। और उस पिता से जब हम बात करते हैं तो वो बात करनी होती है, उससे गिड़गिड़ाना नहीं होता है, उससे हमें रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। वो हमारा अधिकार है कि हम अपनी बात वहाँ बोलें। उसके बाद वो हमसे क्या कहता है, हैव पेशेंस, वो सिग्नल्स देता है। कई उसके तरीके हैं जो हम बताते हैं अपने 7 दिन के मेडिटेशनल कोर्स में, हम वो चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको पेशेंस रखना है। कहाँ से वो हमें कनेक्ट करेगा और किस विधि से वो हमें अपनी बात कहेगा, जो मेडिटेशन कही जाती है उसकी समझ दी जाती है। तो वो समझ जब हमें आ जाती है कि पिता मेरे से किस वे में बात करेगा, ठीक है, तो ये चीज़ें जब हम जान पाते हैं तो हम मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ पाते हैं और मेडिटेशन करके हमको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मेडिटेशन जो है वो, अगर आप अभी भी देख पा रहे हैं कि काफ़ी डिफरेंस है। हालांकि प्रार्थना में भी हम उसी से बात कर रहे हैं और मेडिटेशन में भी उसी से बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ संबंध में भी डिफरेंस है, हमारे वर्ड्स के स्टाइल में भी डिफरेंस है, हमारे थॉट पैटर्न में भी डिफरेंट है, हमारी डिमांड में भी डिफरेंस है। तो काफ़ी डिफरेंस जो है वो वहाँ रहती है। बिल्कुल, एक बहुत ही जानकारी, जो सही जानकारी है और डिटेल में जानकारी जो हमें मिली है अबाउट प्रार्थना और जो है हमारा जो योग होता है, मेडिटेशन होती है, और एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन बिल्कुल मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सिमिलर है। साथ ही साथ यहाँ जो मेरा अगला सवाल होगा वो होगा ज्योति जी से। जानना चाहूँगी ज्योति जी, यहाँ पर जो अगला सवाल है वो है कि अगर हम योगा की बात करें, योग की नहीं, हमें योगा की बात करें, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, ये
ये थोड़ा सा जैसे जैसे प्रार्थना और मेडिटेशन को हमने मिलाया, जी। उसी तरह योग और योगा को भी हम एक तरह से सिमिलर ही समझते हैं कि अच्छा हम बोलते हैं कि अगर हम क्या करें, हम योग कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम वो एक्सरसाइजेस, वो पोस्चर में हम योगा आसन कर रहे जी। होते हैं। लेकिन जानना चाहती हूँ कि एक जो डिफरेंस है वो क्या है, अगर हम अपने फरीदाबाद के या हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें हम समझाएं, एक बहुत ही सही जानकारी उन तक पहुंचाएं, तो आप क्या वो विचार है साझा करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के साथ? एक्चुअल में योग और योगा ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं और दो अलग अलग ही चीज़ें हैं। योगा जो है वो है फिजिकल एक्सरसाइज, जो भी हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो एक योग का एक नियम है। योग कई प्रकार के होते हैं और उसके हर योग के एक 8 अंग बताए गए हैं, जिसमें अगर हम सिर्फ योगा कर रहे हैं तो हम एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। योगा के जो 8 अंग हैं उसके अंदर है यम, जिसमें हम शपथ ग्रहण करते हैं, प्रॉमिस करते हैं परमात्मा के साथ। फिर दूसरा है नियम। नियम अर्थात कि हम अनुशासन है हमारे जीवन में, हम किस विधि से आचरण पे चल रहे हैं, डिसिप्लिन वे में है या नहीं, तो यम नियम। तीसरा आसन, जिसको मुद्राएं, जिसको हम योगा कह देते हैं। ये एक योग का एक छोटा सा लिटिल पार्ट है, जिसको हमने योग ही कह दिया है, संपूर्ण योग कह दिया है। लेकिन संपूर्ण योग का ये एक छोटा सा पार्ट है जो योगा है, जो हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसको हम कई तरह की मुद्राएं बनाते हैं, कई तरह की एक्सरसाइज करते हैं। और नेक्स्ट है प्राणायाम, जो हम कर रहे हैं, अपने श्वासों की गति पर जो नियंत्रण हम करते हैं उसको भी लिया गया है। फिर प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों का हम संयम कैसे करें, इंद्रियों पर हम नियंत्रण कैसे करें। फिर है धारणा, माना हमारी कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़े। और फिर ध्यान है अर्थात मेडिटेशन है। और लास्ट है समाधि अर्थात परमानंद की अनुभूति। ये 8 अंग हैं जो कि योग में सम्मिलित है। अगर हम योग करते हैं और योग को हम ध्यान देते हैं तो योग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमने आजकल क्या समझ लिया है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और ठीक है एक्सरसाइज हमने की, हम हेल्दी हुए, लेकिन जिस समय हम एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या मेरा मन के ऊपर, मेरे विचारों के ऊपर मेरा नियंत्रण है? क्या मेरे पॉजिटिव थॉट चल रहे हैं? जैसे कि हम सांसों की गति की बात करते हैं, अगर हम जैसे करते हैं इनहेल कर रहे हैं हम, तो हम क्या इनहेल करें? सिर्फ हम एयर को लें, फ्रेश एयर लें, या फिर हम उसके साथ कुछ पॉजिटिव थॉट भी लें कि हम एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर रहे हैं। तो वो योग में जब हम ये थॉट लेकर के बैठते हैं तो वो योग भी हुआ और योगा भी हुआ। तो हमें थॉट पर बहुत ध्यान देना है और उसके लिए भी कुछ एक डिसिप्लिन होता है, कुछ नियम होते हैं। आज हम एक्सरसाइज है कि हम सोचते हैं कभी भी कर लें, लेकिन नहीं, उसका नियम है कि हम सुबह करें। सुबह अगर हम करते हैं तो हम हेल्दी होते हैं और उस समय पे एटमॉस्फेयर में भी बड़ी पीसफुल है, बहुत शांति है। उस शांति को हम अपने अंदर ग्रहण कर पाते हैं, हम फोकस हो पाते हैं किसी चीज पे, क्योंकि हम पूरे दिन में अगर वर्क फील्ड में हैं तो हम फोकस नहीं होंगे, हम किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत तरफ से शोर भी आ रहा है, बातें आ रही हैं, तो हम फोकस नहीं होते हैं। तो इसके लिए फिर उस समय हमारा खुद की इंद्रियों पर कंट्रोल, मेरी कर्म इंद्रियां, थोड़े समय के लिए मैं अपनी इंद्रियों को समेट कर बैठूं, उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि हम इंद्रियों को किस तरीके से, सुबह सुबह मैंने फूड क्या लिया है, सुबह दिन की शुरुआत मेरी कैसे हो रही है, ये चीज़ें सारी योग का पार्ट है। अगर हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं, अगर हम ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान जैसे अब मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में हम ये कहते हैं कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम मंदिर में एंटर करते हैं, मूर्त के आगे खड़े होते हैं, हम अपनी आईज क्लोज कर लेते हैं। अभी अगर हम देखें तो हम दर्शन कर नहीं रहे हैं, हम अपने दर्शन मूर्ति को करा रहे हैं, क्योंकि मेरी आंखें बंद हो गई हैं। और जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, मेरे माइंड में वो सारे थॉट्स चलने शुरू हो गए हैं जो मुझे नहीं सोचने थे, जो मुझे नहीं सोचना है, जो जिनसे मैं बचना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मेरे सामने वो सारी चीजें आ गई हैं। अभी उस समय इसीलिए कहा गया दर्शन करने जा रहे हैं। 嗯 दर्शन करना माना जो मूर्त है उसको हम देखें,
उसकी छवि को हम निहारें, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है उसके बारे में सोचें, तो उससे हमारे अंदर जब हम मूर्त को देखते हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, तो नेचुरली उसका इफेक्ट भी हमारी लाइफ पे आएगा। लेकिन हमने तो जाते ही मूर्त के आगे आंखें बंद कर ली। अभी मेरे आँख जैसे ही आँख बंद की, पिक्चर क्या बनने लग गई, मुझे अभी ये काम करना है, मुझे अभी ये करना है, ये कार्य है, तो वो सारी पिक्चर किसकी क्रिएट हुई, तो वही चीज मेरी लाइफ में आ रही है, पीस नहीं आ रहा है। जी, ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जब हम मूर्त के सामने जाते हैं ज्योति जी, प्रिया जी, तो हम ये भी सोचते हैं कि हे भगवान, अगर आप हमसे कनेक्टेड हैं, और ये मैं भी ये खासकर मैं अपने लिए भी कहूँगी कि मैं यही सोचती हूँ कि अगर आप जो मैं काम करने जा रही हूँ, कार्य करने जा रही हूँ, वो अच्छे से हो जाए, तो आप जल्दी से जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ना कि हमें आप जल्दी से कोई इशारा दे दीजिए, कोई आपके मतलब फूल गिर गया या कोई हमें वो मिल जाए, आपकी जो हमने माला चढ़ाई है वो वापस मिल जाए, हमें वो प्रसाद मिल जाए, तो हम ये सोच लेते हैं कि अब जो है हम जो है हमारी जो विश है कंप्लीट हो गई या फिर हो जाएगी। हम इस बारे में भी सोचने लगते हैं। आज ये भी चीजें हो रही हैं कि जैसे हम सुबह सुबह मंदिर में गए, हमने पूजा भी की, हमने बहुत अच्छे से परमात्मा को याद किया, हमने अपने माइंड में बहुत पॉजिटिव रखा, और किसी काम के लिए स्पेशली हम निकल रहे हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि सुबह मंदिर में गए हैं, पॉजिटिव थॉट किया है, पूजा की है, बाहर निकले, काम के लिए निकल रहे हैं, सामने से बिल्ली क्रॉस कर गई। अभी हमने क्या सोच लेते हैं कि बिल्ली क्रॉस कर गई ना, अभी मेरा सारा काम बिगड़ने वाला है। माना मैंने जो सुबह मुहूर्त को देखा, जो मैंने सुबह पॉजिटिव किया, वो सब पे मैंने खुद ने पानी फेर दिया, सिर्फ किस लिए, क्योंकि मेरे थॉट में एक नेगेटिव आ गया। तो इस चीज को हम बड़ा ध्यान रखें। मेडिटेशन यही सिखाता है कि हम मन के विचारों को कैसे एकाग्र करें, कैसे पॉजिटिव चलाएं, चाहे थोड़ी देर ही। अगर हमने सुबह उठते ही 5 मिनट भी पॉजिटिव थॉट अपने आप को दे दिए, तो फुल डे उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, फुल डे उसका हम यूज कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हम हेल्दी भी रहते हैं, माइंड भी हेल्दी, और हमारी जो है फिजिकल भी हम हेल्दी होते हैं, जिससे हम अपने हेल्थ को सस्टेन कर सकते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा होता है। इसी के साथ जो मेरा अगला सवाल होगा प्रिया जी से। प्रिया जी, यहाँ मैं जानना चाहती हूँ आपसे एक बात कि अगर सहज राजयोग मेडिटेशन की, तो इसके बारे में जानना चाहती हूँ ये क्या है, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ें जो है हम देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जो सही जानकारी है वो हम तक नहीं है, जिसकी वजह से मिसकंसेप्शन बहुत सारे हैं। लोग ये सोच लेते हैं ठीक है, होगा कुछ, शायद से सांस लेना और ये प्राणायाम करना ही यही होता है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी क्या होता है। मैंने किसी से बात की थी राजयोग के बारे में, तो उन्होंने बताया कि राजयोग एक्चुअली हाथ में उनके होता है जिनको सरकारी नौकरी मिलनी होती है। तो मैं थोड़ी शॉक्ड हुई कि राजयोग को कहाँ लेके, किस दिशा में लोगों ने समझा है। तो वहाँ मैं बहुत हैरान थी, लेकिन हालांकि हमने उन्हें समझाया। तो जो बात आपने कही है कि सहज राजयोग, तो सहज का मतलब है कि ये इतना ईजी है। ईजी क्यों है? क्योंकि जिस दिन मुझे ये चीज़ की फुली अवेयरनेस हो जाती है, और अवेयरनेस के साथ साथ एक फर्म बिलीफ यानी पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वो परम सत्ता जो है, परमात्मा जो है, जिनको बहुत बड़ी बड़ी हम उपाधियाँ देते हैं, वो मेरा पिता है। बस इतना सा आप गांठ बांध लीजिए और ये पक्का कर लीजिए कि वो मेरा पिता है। तो अगर वो मेरा पिता है और मैं उसकी संतान हूँ, तो हम बहुत क्लोज हैं। तो ये क्लोजनेस अगर मुझे, जैसे मेरे लौकिक यानी शरीर के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनसे फील होती है, तो अगर मैं माइंड से, बुद्धि से, अपने संकल्पों से उसको फील कर पाती हूँ, उस परम सत्ता की जो प्रेजेंस को, उसकी अहमियत को साथ फील कर पाती हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा भ्रमित नहीं करती। और सहज, इसीलिए मैंने कहा जो आप शब्द कह रहे हैं सहज, कि जब पिता मान लिया है तो सहज है, बिल्कुल, फिर कुछ मुश्किल ही नहीं है। क्योंकि पिता और माता से ज़्यादा क्लोज आपके कोई हो नहीं सकता इस सृष्टि में। उनके जैसा आपके प्रति पॉजिटिव सोचने वाला कोई नहीं हो सकता इस सृष्टि में। उनसे ज़्यादा केयरिंग, उनसे ज़्यादा गिवर, क्योंकि माता पिता अपने पूरे जीवन का संग्रहित आपको देकर जाते हैं। उन्होंने जुगाड़ा ही सब कुछ आपके लिए जी। तो यानी अगर मैंने उस परम सत्ता को अगर पिता मान लिया, सहज, इजी, तो इजीली मैंने उसे ये मान लिया है, तो मेरे लिए उसकी हर चीज को पाना इजी है। तो इसीलिए ये चीज सहज इसलिए है कि ये
पिता मानना बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि आज हम बहुत ही ज़्यादा टू मच में इस फिजिकल वर्ल्ड में फंसते जा रहे हैं या बिजी हो गए हैं। तो हमें कुछ समय तो निकालना होगा, क्योंकि कुछ पाना है तो कुछ करना होगा, ही तो बोला ही जाता है। तो इसीलिए अगर मुझे उससे पाना है, उससे सब कुछ पाना है, तो उसके लिए कुछ तो मुझे करना होगा कि एक फर्म बिलीफ कि वो मेरा पिता है। और राज योग जो शब्द है, राज माना एक तरह से अगर देखें ये राज है। क्या राज है कि उसको, जिसको हमने अनंत कहा है, अनंत माना उसकी अंत नहीं पा सकते, उसको पूरी तरह से हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये राज अगर हम समझ जाएं कि वो खुद चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे जाने। आप ये देखिए कि फादर को अपना पुत्र ही उसका नहीं जानेगा तो उसको कौन जानेगा। एक पिता अपने बच्चे से अपनी सीक्रेट्स तभी रखता है जब वो कहीं गलत करता है, और परमात्मा वो पिता है, वो कभी गलत नहीं करता, तो वो अपने कुछ भी चीज ऐसे हिडन नहीं रखना चाहेगा जो उसका बच्चा ना समझे। तो राज जानना कि वो कौन है, मैं कौन हूँ, हम कैसे जुड़े हुए हैं, उससे मुझे क्या मिल सकता है और कैसे मिल सकता है, कब मिल सकता है, तो ये सारी जब चीज़ें हम समझ जाते हैं, इस राज को जान जाते हैं, तो जब हमारा कनेक्शन योग, तो राज योग यानी रहस्यों को जानकर उस परम सत्ता से कनेक्शन, ये राजयोग है। उसके बाद राज यानी राजा, किंग, ठीक है, जो शब्द ही बताता है राज। तो अगर हम देखें कि आज आत्मा जो है, अगर हम किसी से भी सवाल पूछते हैं, हमने देखा, हमने बहुत लोगों से चर्चा की है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, तो साफ कहते हैं कि मैं शरीर हूँ और आत्मा एक शक्ति है जो मेरे अंदर है। जबकि बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट है कि हम आत्मा हैं और मैं खुद इस शरीर में बैठी हुई हूँ और इस शरीर को मैं मूव कर रही हूँ। ये सच्चाई है जो अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर होगा। तो इस राज को ही जब हम नहीं जानते, तो फिर आत्मा जो इन इंद्रियों का राजा है वो कभी भी अपनी गद्दी पे नहीं बैठ पाएगा। और यही एक मेन कारण है कि मन मेरे कंट्रोल में नहीं, बुद्धि मेरे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि मैंने, यानी मैं आत्मा ने मन बुद्धि जो कि मेरे मंत्री हैं, है ना, जो मेरे वर्कर्स हैं, मैंने उनको वर्कर्स नहीं समझा है, उनको ही राजा ही दे रखी है। इन द सेंस कि मैं मूडी हो गया हूँ, आज मैं क्या कहता हूँ, मेरा मूड नहीं है इसलिए मैं नहीं जा रहा ऑफिस। तो यानी मन को मैंने पूरी की पूरी अथॉरिटी दे दी कि आपने जो डिसीजन लिया मैं उसी दिशा में जाने वाला हूँ। तो जबकि मन मेरा मालिक नहीं है, मैं मन का मालिक हूँ। तो जब ये किंगशिप, ये राज्यपन का ये मुझे आभास हो जाएगा कि मैं मालिक हूँ, चाहे मैं अपनी जीवा यानी जिस वे में मैं बोल रहा हूँ उसका भी मैं मालिक हूँ, जिस वे में मैं देख रहा हूँ मैं उसका भी मालिक हूँ, जो थॉट पैटर्न मेरे अंदर चल रहे हैं मैं उसका भी मालिक हूँ। तो जब ये किंगशिप मेरे अंदर आती है, तो उस किंगशिप को हासिल करके जब मैं परमात्मा से योग करता हूँ तो इसको राजयोग कहते हैं। और सहज इसलिए है क्योंकि ये एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, जो कि हमको देख पा रहे हैं कि ज्योति जी हैं, जो वो बिल्कुल ही बचपन बाल्यकाल से 1-2 साल से जब वो थी तब से ही वो अपने माता पिता के साथ इस योग से जुड़ी हुई हैं। और मैं जो हूँ वो 6ठी कक्षा से 6th स्टैंडर्ड से ही जुड़ी हुई हूँ। तो ये इतना ईजी है कि इसे बच्चे भी कर सकते हैं, और ये इतना इजी है कि इसे कोई वृद्ध जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, जो बॉडी भी मूव ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझ भी नहीं पाते हैं, तो वो भी बेड पर बैठे बैठे इस योग को कर सकते हैं। इसीलिए इसको सहज राजयोग कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ इसका जो अगला सवाल जो होगा आप ही से जानना चाहूँगी मैं प्रिया जी, कि ये बात करें ब्रह्म कुमारीज़ में, ये तो यहाँ मैं बात करूँगी तो कौन सा योग जो है सिखाया जाता है? जी, यही जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपने बात पूछी सहज राजयोग, तो यही योग यहाँ पर सिखाया जाता है कि आपको इतना हाईएस्ट लेवल पर आपको फील कराया जाता है कि आप उस परमात्मा की संतान हो। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है, आप बहुत नीचे अपने आप को नहीं समझें, क्योंकि हमने कई शब्द जो हमने जोड़े हैं, हम भी बोला करते थे कि हम मूर्ख हैं, खलकामी है, नीच है, पापी हैं। तो परमात्मा कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ही अपने पिता के आगे रोने लग जाएं और गिड़गिड़ाने लग जाएं कि मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं है। अगर आप ये रेगुलर बोलने लगे तो आपके पिताजी आपको रोकेंगे, बोलेंगे नहीं बच्चे आपसे होगा, आप ये चीज अपने अंदर डालो। सेम विद द सुप्रीम फादर, कि जो सुप्रीम परम सत्ता है
वो भी हमको यही चीज़ का आभास कराते हैं कि नहीं, तुम मूर्ख हलकामी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरे जीन्स हैं। अगर तुम मुझे अपने को मूर्ख कह रहे हो तो यानी तुम कहीं ना कहीं मुझे भी मूर्ख, क्योंकि पिता हूँ मैं तुम्हारा। तो इसलिए अपने को हमें इतना डिग्रेड नहीं समझना है, अपने आप को बहुत हाईएस्ट अथॉरिटी समझना है। तो ये अफर्मेशन, ये स्वमान हमारे को जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दिया जाता है और बहुत ही सहज रीति से उससे जुड़ना सिखाया जाता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि छोटे बच्चे भी और बुजुर्ग भी इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ रटना नहीं है पर समझना ज़रूर है। आपको पूरा टाइम है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत 1 साल में ही कंप्लीट कर लेना है, कोई ये कोर्स है जिसको आपने 7 दिन में ही कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना आराम से टाइम लीजिए, साल लीजिए, 2 साल लीजिए, 10 साल लीजिए, कंसेप्ट्स को समझिए, कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली अनुभव करके देखिए। और यहाँ जो रेगुलर क्लासेस होती है वो मस्ट होती हैं, और मस्ट इसलिए है क्योंकि जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं तो वहाँ रेगुलर क्लास है, अगर बच्चा हफ्ते में 1 दिन जाता है तो उसे कुछ नहीं समझ आएगा। तो वही अगर हम यहाँ रेगुलर क्लास इसलिए होती हैं, गीता के वर्शंस यहाँ बताए जाते हैं, बाइबल, कुरान, धर्मपद और इन सब के वर्शंस यहाँ जो है उसे सुनाया जाता है, और जो योग परमात्मा से जुड़ने के हैं वो सिखाए जाते हैं। तो जब हम डेली एक हिट अपने माइंड को देते हैं, एक पॉइंट, एक बिंदु ज्ञान का देते हैं, तो बुद्धि जो है वहाँ कुछ ना कुछ उसको ग्रास्प करती है, कुछ ना कुछ तो लेती ही है। तो इसीलिए ये फिर क्या है, धीरे धीरे हमको इजी लगने लगता है। तो इसीलिए ये सहज है, और ये राजयोग जैसा कि बताया कि एक किंगशिप आपको फील कराई जाती है कि आप ओनर हैं हर चीज़ के, अपने वर्ड्स के, एक्शंस के, बिहेवियर्स के, इवन डेस्टिनी के। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि भाग्य मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन यहाँ आपको ये रियलाइज कराया जाएगा कि आप ही क्रिएटर हैं, चाहे वो पीछे किया है, चाहे वो अब कर रहे हैं या आगे करेंगे, पर यू आर द ओनली क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप ही आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। तो इसीलिए सहज राजयोग है, यानी राजा बनने का योग है, और परमात्मा जो पूरी यूनिवर्स का राजा बोला जाता है, तो उस राजा से योग है, यानी उससे कनेक्शन है, इसीलिए भी ये राजयोग है। बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रिया जी आपने कहा कि राजयोग हमें सिखाया जाता है, ब्रह्म कुमारी इसमें सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं ज्योति जी से जानना चाहूँगी कि राजयोग ही क्यों सिखाया जाता है, मतलब ये स्पेसिफिकली ऐसा क्यों? जैसा कि 4 प्रकार के योग बताए गए हैं हमारे सारे ही योग की प्रक्रिया में। एक राजयोग है, एक कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। ये 4 योग हैं, प्रकार योग के जो है। इसमें मुख्य जो सबसे हाईएस्ट है वो है राजयोग। सारे योग जिसमें शामिल हो जाते हैं वो है राजयोग। और राजयोग एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपनी ही जो कर्म इंद्रियां हैं उस पर हम नियंत्रण करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें खुद पर नियंत्रण करना है। हम दूसरों के राजा तो बनना तब इजी हो जाएगा जब हमने खुद को नियंत्रण किया होगा। आप एक रोल मॉडल बन जाएंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। आप जितने भी जो संत हुए हैं, जो महात्मा हुए हैं, उन्होंने पहले खुद की लाइफस्टाइल को चेंज किया। जो भी बातें उन्होंने कही, उन्होंने खुद ने अपनी लाइफ में एडॉप्ट की, तभी जा करके वो चीज जो है सबके लिए एक आज रोल मॉडल का रूप ले लिया है। अगर हम इसी चीज को अपनी लाइफ में लाते हैं तो उसको कहा गया है राजयोग। राजयोग का जो मेन थीम है वो है हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ना। आज हम सब प्रार्थना तो करते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम। लेकिन इस प्रार्थना के तुरंत बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फादर का नाम क्या है, तो डेफिनेट आप उन्हीं का नाम बताएंगी जिन्होंने हमें जन्म दिया है, ना कि सुप्रीम का, है ना। लेकिन जब भी हमने विद इन अ सेकेंड हमने ये कहा कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तो वहां पे हमने सिर्फ बोला है वर्ड्स में, लेकिन हमने रिश्ता नहीं जोड़ा है। लेकिन राजयोग हमें वो रिश्ता बनाना सिखाता है। राजयोग हमें सिखाता है जितने भी भक्त भी हुए हैं उनका भी नाम तभी हुआ है जब उन्होंने रिश्ता बनाया है, उन्होंने उस योग को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया है, तभी जा करके उनका भी भक्ति में बहुत नाम हुआ है। लेकिन हमने सिर्फ उन भक्तों की महिमा की है,
हमने वो जो रिश्ते उन्होंने जोड़े वो हम नहीं बना पाए। हम आज रिश्तों की बात सिर्फ कहें तो हम स्वार्थ के रिश्तों में इतने फंसे हुए हैं, क्योंकि योग की जो स्टेप्स हैं उसमें हमारा संबंध बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन के अंदर संबंध कैसे हों, संबंधों का कैसे हार हो, कि हम किस विधि से प्राप्तियां हमें हो रही हैं। तो राजयोग अर्थात अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करना, राजयोग अर्थात सुप्रीम जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा एम ऑब्जेक्ट, ब्रह्मा कुमारीज में एम ऑब्जेक्ट लिया जाता है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण पद पाए, और नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी बन जाए। माना घर जो है वो स्वर्ग बन जाए। हम अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाएं कि पहले शुरुआत हम खुद से करें। कोई भी चेंज हमें करना है, अपने थॉट्स पर हम फोकस करें, अपने बिहेवियर पे हम चेंज करें, अपने डेली रूटीन को हम चेंज करें, तो वही चीज हमारे को ऊपर तक लेकर के जाती है। लेकिन हमने किया क्या है कि जो और भी हम जब योगा करते हैं या भक्ति करते हैं तो हम सिर्फ कर्म कांड में फंस गए हैं। सिर्फ हमने तिलक लगा लिया, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है तिलक क्यों लगाया। अगर पूछें कि यहाँ ये तिलक क्यों लगाते हैं तो हमें उसका कोई एसेंस नहीं पता, बस ठीक है सभी लगाते आ रहे हैं तो हमने भी लगा लिया। फिर हमने आरती क्यों की, है ना, हमने यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमें लॉजिक नहीं पता। राजयोग के अंदर इन सभी लॉजिक्स को क्लियर किया जाता है। हवन कर रहे हैं माना हम उसमें जब पंडित जी हवन कराते हैं तो उसमें वो बोलते हैं कि आप अपना संकल्प कीजिए। वहाँ संकल्पों की बात की जा रही है, लेकिन हमने संकल्प तो हमारे क्या चल रहे हैं, थॉट क्या चल रहे हैं। अभी हम उठते हैं ना, अभी ये काम करना है, अभी ये पंडित जी इतना टाइम लगा रहे हैं, अभी हमें ये करना है, माना हमारे थॉट कहाँ है। तो संकल्प जो गए उसके अंदर स्वाहा, तो वो एटमॉस्फेयर में जो फैला वो वही चीज फैलेगी। तो इसलिए हमें बहुत जरूरत है कि हम अपने थॉट पर फोकस करें। उसी चीज का ही हमारे घर के वातावरण पे प्रभाव पड़ता है। हम तिलक लगा रहे हैं, हम सेंटर ऑफ द फोरहेड तिलक लगाते हैं, इसको आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। तो आत्मा ज्योति स्वरूप है और उस पर हमें फोकस करना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं इस शरीर की मालिक हूँ। राजयोग माना मालिक बनना। जैसा कि प्रिया जी ने बोला कि उनको किसी ने बोला कि सरकारी नौकरी मिल जाए, है ना, तो राजयोग है। तो एक्चुअल में सरकारी नौकरी की जो बात कही गई, राजयोग माना मुझे प्राप्तियां ढेर हो जाए, तो वही राजयोग है। राजयोग माना जब हमने अपने आप को राजा समझ लिया, अपनी इंद्रियों का मालिक समझ लिया, मेरा मेरी आंखों पर नियंत्रण है, मेरा मेरी जीवा पर नियंत्रण है, उसी को ही आज हमने क्या कर रखा है, जो हम बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर एक स्टोरी सुनाई जाती है कि एक बार एक जो गडरिया होता है, भेड़ बकरियों को चराते हैं, तो वो व्यक्ति जा रहा था और वो छोड़ देता था अपनी बकरियों को, और वो एक टीले पे बैठ जाता था और वहाँ एक छोटा सा मंदिर था, उस पे बैठकर वो बातें किया करता था। तो एक दिन वहाँ से एक संत पंडित जी गुजर रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप जो है यहाँ पे बैठकर क्या कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो? बोले मैं ना भगवान जी से बात कर रहा हूँ। तो बोले ऐसे थोड़ी बात करते हैं। फिर कहा अच्छा आप बताएं कैसे बात करते हैं, मैं तो ऐसी बात करता हूँ। तो बोले नहीं ये गलत तरीका है। तो उन्होंने एक मंत्र उसको दे दिया और वो मंत्र का उसको अर्थ भी नहीं पता था, और वो मंत्र को रट लिया, उसने रटा दिया उन पंडित जी ने। और फिर वो घर पहुंचे तो अपने घर में भगवान को याद करके कहने लगे, प्रभु आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, आज मैंने तुम्हारे एक भक्त को प्रॉपर विधि सिखाई याद करने की। तो उनको परमात्मा ने जो कहा, उन्होंने कहा आज मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। उन्होंने कहा क्यों मुझसे नाराज, मैंने तो एक अच्छा काम किया। तो कहा कि नाराज इसलिए हूँ कि वो बच्चा रोज मुझे अपनी सारी बातें बताता था, अपने साथ क्या हुआ, अपने दुख सुख सब मुझसे शेयर करता था, लेकिन आज तुम ऐसा मंत्र देकर आ गए हो जिसका उसको कोई अर्थ नहीं पता है, बस वो मंत्र के ही उसमें उलझा हुआ है। तो मंत्रों का उच्चारण बहुत जरूरी है, हमें अच्छा है, हील करता है, लेकिन तब जब हमें उसकी प्रॉपर विधि पता हो। राजयोग हमें उसे सहज कर देता है। राजयोग कहता है कि आप मंत्र नहीं बोल सकते, डजंट मैटर, आपको नहीं आता कुछ करने, आप अपना बस रिलेशन कायम करें
और उस गॉड के साथ अपनी डेली रूटीन की बातें करें। बिल्कुल। उसी को ही राजयोग कहा गया और सहज राजयोग, यही चीज़ ब्रह्मा कुमारी में सिखाई जाती है। बिल्कुल। और ये साथ ही साथ हमें अपना कर्म भी जो है वो करते रहना जी। चाहिए, है ना? क्योंकि अब मैं, जैसे कि आपने एक स्टोरी सुनाई है, हाँ। इसी के साथ मेरे को थोड़ा सा आप ठीक कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत जा रही होंगी। तो एक स्टोरी है, मैंने बहुत टाइम पहले ये सुनी थी और मैं सभी लिसनर्स को भी ये बताना चाहूँगी। थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है तो माफ़ कीजिएगा मुझे। तो ये बात है, मुझे एक्चुअली मेरे भाई ने भी, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन और ये सब ध्यान करता है, तो उसने मुझे बताई थी कि एक बार एक लकड़हारा होता है, तो वो लकड़ियाँ काट रहा होता है, और दूसरी तरफ एक भक्त होता है जो शिव भक्त, बहुत बड़ा भक्त होता है, जो पूरा टाइम, हर टाइम शिव जी का जो नाम होता है, भगवान शिव का नाम जपता है। तो दूसरी तरफ जो होता है वो भक्त क्या करता है, जो लकड़हारा होता है वो बस एक बार नाम जपता है, अच्छे से ध्यान लगाता है और उसके बाद अपने काम पे निकल जाता है। दूसरी तरफ जो दूसरा भक्त है वो पूरा दिन लगा रहता है उनको खुश करने में कि भगवान बस आप मेरा साथ दें, तो देखिए मैं आप हर मंजिल को एकदम पार करता चला जाऊंगा, बस आप मेरे साथ रहें। पानी, जो जल चढ़ाना हो गया, फूल उन पे अर्पित करना, बेलपत्री चढ़ाना, सब कुछ वो करता है, पूजा अर्चना करता है। तो उसके बाद ऋषि मुनि जो होते हैं, अब जो हमारे नारद मुनि होते हैं, ये पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास कि आप बताएं कि अब आप किसकी बात सुनेंगे। जो भक्त आपके लिए, देखिए आपको बस एक बार जिन्होंने पूजा और उन्होंने बस वो लकड़ियां जो थी अपना काम करने लगे, या वो कि जो बिल्कुल लीन है आपकी भक्ति में। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं उनका साथ दूंगा जो कि लकड़ियां काट रहे। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा देखो कि वो अपना सारा काम कर रहा है और उस काम में भी अगर उन्होंने मुझे याद किया तो इसका मतलब है कि उनकी भक्ति ज्यादा बड़ी है। जी। और जो अपने सारे काम छोड़कर सिर्फ मेरा नाम जप रहे, यानी कि अपने कर्म नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए जरूरी है, क्योंकि दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। तो ये बात भाई नारद मुनि को भी जो है वो अच्छी लगी, और तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगी, मतलब इन कंक्लूजन की साथ साथ अगर हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के साथ हमारे कर्म का होना भी जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जी। और इसीलिए गीता में कर्म योग का बहुत इम्पोर्टेंस है। जी जी। कि कर्म करते हुए जो मुझे याद करता है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यूज, आत्मा की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ तो मैम यहाँ पर ज्योति जी हमारी बात चल रही थी कि आपने बताया योग के बारे में, हमने राज योग की बात करी, लेकिन आपने इससे पहले कुछ कहा था कि प्रकार के बारे में हमने बात कर रहे थे, तो और अन्य प्रकार भी हैं, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि राज योग के अलावा और कौन से योग के प्रकार होते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सुंदर बताया गया है, और सारा ही अगर हम देखें तो श्रीमद् भगवत गीता पीढ़ी दर पीढ़ी हम पढ़ते आ रहे हैं, और उससे हमने क्या थीम वो हमें दे रहा है। उसका पहला ही चैप्टर है विषाद योग। विषाद योग ही माना कि जब हम दुख से जुड़ गए, दुखों से जुड़े, और कहीं ना कहीं हम अपनों से, जो परमात्मा से हम दूर हो गए, और हम अपनी जो स्वार्थ वाली चीजें हैं उसमें फंस के रह गए, तो उसको कहा गया विषाद योग। वो भी एक तरह का योग है, लेकिन वो दुख दे रहा है। और उसी के बाद है भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, जो अभी आपने कहा, बहुत सुंदर कहानी भी सुनाई। कर्म योग एक्चुअल में जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसी 4 प्रकार को लिया गया है। पहला है राजयोग, दूसरा है कर्म योग, तीसरा भक्ति योग, चौथा ज्ञान योग। अगर हम कर्म योग की बात करें, राजयोग तो हमने अभी क्लियर किया ही है, कर्म योग की बात करें तो कर्म एक है, सिर्फ हमने काम किया, हम काम कर रहे हैं, हमने उसी को कर्म ही पूजा समझ लिया। हमने वहां पर थॉट पर ध्यान नहीं दिया। हमें काम करते अपने थॉट पर भी फोकस करना है। मैं जो काम कर रही हूँ, क्या मैं दिल से कर रही हूँ? क्या मैं उसमें भगवान को अपना साथी बना लेती हूँ? तो वो कर्म योग हो गया। जैसे हम धूप बत्ती लगा रहे हैं, एक लगाया हमने मंदिर के अंदर, एक लगाया हमने कूड़े के पास, ढेर के पास। कूड़े के ढेर के पास हमने इसलिए लगाया ताकि हमें बदबू नहीं आए, लेकिन जो हमने मंदिर में लगाया वो इसलिए कि मेरे अंदर एक भावना थी। तो काम एक ही किया हमने, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का परिवर्तन हो गया। तो हमारे थॉट भी, जब हम काम कर रहे हैं तो ये मेरी सेवा है, मेरा ये सेवा है, मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये बहुत खुशी से, मुझे भगवान ने ये काम दिया है, इसको कहा गया है कर्म योग।
कर्म करना है, हमें अपना बेस्ट देना है, जी। लेकिन उसके लिए हम फल की चिंता नहीं करें। इसी के लिए कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं तब हम फल की इच्छा से हमें दूर हो जाते हैं। फल हमें पता है, जैसा कर्म करेंगे वो मुझे मिलना है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भक्ति योग है जब हम सिर्फ कर्म कांड में रह गए, भक्ति की, हमने पूजा पाठ की। पहले की जो भक्ति होती थी उसके अंदर भावना होती थी, उसके अंदर हमारी कामना है लेकिन उसके साथ साथ भावना होती थी, तो इसीलिए वो भक्ति योग कहलाता था। आज क्या हो गया है, आज भावनाएं साइड हो गई हैं, सिर्फ कामना, ये चाहिए भगवान मेरे को ये कर देना, मेरे साथ ये कर देना, मुझे ये दे देना, इन चीजों की तरफ हम चले गए। इसलिए वो भक्ति का योग खत्म हो गया, सिर्फ भक्ति रह गई है। ज्ञान योग माना समझ के साथ किया गया योग, नॉलेज के साथ किया गया। किसकी नॉलेज चाहिए, मुझे सेल्फ की नॉलेज, मुझे क्या चीज करना है, अपने ऑब्जेक्ट की नॉलेज, मेरे आसपास लोगों के बिहेवियर की नॉलेज, मुझे कैसे डील करना है किसी के साथ, उसकी नॉलेज हो। इसके लिए रामचरितमानस में बहुत अच्छी बात कही गई है, लेकिन उसको हमने आज थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसमें शब्द कहे गए ढोल गवार शूद्र पशु वारी, जहां हमने नारी शब्द कर दिया है, वारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इन शब्दों को सुन के लोगों ने जो व्यू बना दिया कि ये सब पिटने वाले अधिकारी हैं, जबकि एक्चुअल में ताड़न माना वो ऑब्जर्वेशन के अधिकारी, ऑब्जर्व करना है, उनसे ताड़ना है। ढोल अर्थात जो हम बजा रहे हैं उसका हमें पता हो किस म्यूजिक, किस सुर के साथ कौन सा ताल बजना चाहिए। गवार अर्थात जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसको हम किस काम में यूज करें। शूद्र अर्थात जो पहले जातियों के आधार पे कार्य बटे हुए होते थे, उनको कौन सा काम देना है, वो शूद्र। ढोल गवार शूद्र पशु, कौन से पशुओं से हमें कैसा कार्य लेना है वो हमें पता हो, वो नॉलेज हो हमें। और फिर वारी अर्थात पानी, और जिसको लोगों ने, जो तुलसीदास जी ने महानारी शब्द किया, नारियों में भी डिफरेंस है, किसके साथ हमें कैसा बिहेव करना है, वो किस तरीके के हैं, उनके साथ कौन सी बातें उन्हें पसंद आती हैं, इन चीजों को हम ध्यान दें। तो इसको कहा गया है कि ये ऑब्जर्वेशन के अधिकारी हैं और उसी को ज्ञान योग कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही एक जानकारी जो हमें काफ़ी सारी मिल रही है। यहाँ पर हमारे साथ ब्रह्म कुमारीज जुड़ी हुई हैं, और बीके ज्योति जी, और साथ ही साथ बीके जो प्रिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ प्रोग्राम जो है ये बड़ा ही ख़ास है, वो है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो, जिसमें बात कर रहे हैं हम सस्टेनेबिलिटी पे, और बात अभी मेडिटेशन की चल रही है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। शांत रहना, आजकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल जो है क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आ जाता है, कोई हमें कुछ कह देता है, या कभी आज तो ये भी होने लगा है कि अगर कोई हमें पास से अगर थोड़ा सा देख भी ले तो भी हम कहते हैं, अरे एकदम से हम अपने जो वर्ड्स हैं उसको एकदम थोड़े से ना शार्पन कर देते हैं। क्या देख रहे हो, मतलब एक होता है ना कि हम अपने आप को इतना ज़्यादा हम स्ट्रेंथन करने वाले हो गए हैं आजकल, इतना ज़्यादा कि हम जो है वो जो शांति है वो खो बैठे हैं। हमारी लाइफ से जो शांति थी पहले वो खो चुकी है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, और अक्सर जैसे अगर हमारे पेरेंट्स के साथ भी देखें, आजकल जो जनरेशन है हमारी, जो नई जनरेशन है, उनको हम देखें कि हमारी माएँ हमें कितना भी प्यार से उठा लें, हम फिर भी कहते हैं अरे अभी रुक जाओ, छोड़ दो। तो जो है कहीं ना कहीं जो मन है शांत नहीं है। हम रिस्पेक्ट उतनी ही करते हैं, संस्कार हमें उन्हीं से मिले हैं, लेकिन मन का शांत ना होना, जिस वजह से हमारे बिहेवियर में भी ये चेंजेस आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। और यही जो है, जैसे कि अगर हम वेल बीइंग की बात करें, ये इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और जितना ज़्यादा हम शांत रहेंगे, हम अपने इवन इनफैक्ट इन्वायरमेंट को भी, हमारे आसपास है उसको भी हम शुद्ध बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, जो कि ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। हमारे आसपास वातावरण का शुद्ध होना, अच्छा होना, सस्टेनेबिलिटी जो है, ये कहीं ना कहीं आजकल ये ज़रूरी है। इसीलिए ये जो मुद्दे हैं बार बार उठाए जा रहे हैं, ताकि आप तक जो हम अवेयरनेस है वो हम जो है बता सकें, अवेयर कर सकें आप सभी लोगों को। और इसी मुहिम में हमारे साथ जो है आज बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी जुड़ गई हैं ढेर सारी बातें करने।
साथ ही साथ यहाँ पर जो अगला सवाल मेरा होगा, अगर मैं यहाँ पर प्रिया जी से बात ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर बात करें योग में मन को एकाग्र करने की, तो वो किस तरह से? वैसे तो मैं प्रिया जी कहना चाहूँगी कि वैसे तो ब्रेक का टाइम हो गया है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन बिल्कुल भी मैं कहूँगी मन नहीं मेरा मान रहा है, क्योंकि ये जो शांति है, आज मैं कहूँगी कि शायद से बहुत ही टाइम बाद जब हम कहीं मंदिर जाते हैं, ये शांति हमें तब मिलती है जब हम बात सुनते हैं शांत, जब हम पॉजिटिविटी, तो वो पॉजिटिविटी वो मुझे आपसे कहीं ना कहीं आप दोनों से मिल रही है, वो स्ट्रेंथ मुझे आज मिल रही है, वो जो मन की शांति मुझे मिल रही है इन बातों से। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। इसीलिए ब्रेक पे ना जाते हुए आपसे अगला सवाल यहाँ पूछती हूँ, और वो ये कि अगर बात करें अगर योग की, तो योग में मन को एकाग्र कैसे करें? बिल्कुल, बात है एकाग्रता की, तो बात लोगों को समझ आती है कि कंसंट्रेट करना, यानी एक ही चीज़ को बस देखते रहना। तो कई बार हम देखते हैं कि जो योग में बिठाया जाता है और बोला जाता है, तो कई जगह तो मैंने ये भी देखा है कि वे एक छोटी सी कॉइन लेते हैं और कॉइन को अपने बिल्कुल जहाँ वो तिलक हम करते हैं, जिसको आध्यात्म में आत्मा का पोजीशन माना जाता है, जिसको आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, वो ठीक उस पोजीशन में उस सिक्के को रखते हैं और अपनी आंखें बंद करके उसके ऊपर फोकस करते हैं। इट्स गुड, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। इनफैक्ट आप किसी भी मोमबत्ती या दिए की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम मेडिटेशन के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं और उसके बाद हम एकाग्र होने की बात को लाते हैं, तो यहाँ हम एकाग्र उस परम सत्ता पे होने की कर रहे हैं। हालांकि परम सत्ता जो कि अगर आप यूनिवर्सल अगर इसे ढूंढेंगे, अगर भारत के सारे शास्त्रों को खंगालेंगे, तो आपको जो मूल मंत्र मिलने वाला है कि जो परम सत्ता है वो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो ज्योति स्वरूप है। और शायद इसीलिए ही भारतीय संस्कृति में ज्योत जलाना, ज्योत के प्रति अपनी एक भावना, जो हम कहते भी संध्या की आरती या संध्या की ज्योत मैंने जलानी है, तो बहुत हम कॉन्शियस रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वही बात है कि अगर मैंने इसे उस वैल्यू के साथ नहीं किया तो मैं इसे जुड़ नहीं रही। और जुड़ना ही एकाग्र होना है। एक्चुअली कंसंट्रेशन इज नॉट जस्ट लुकिंग, कि हम बस उसको देख रहे हैं और हम कहीं अपने विचारों को कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। तो इससे थोड़ा सा और हम ऊपर चलें कि हम सिर्फ उस बत्ती को नहीं देखें जो हमने जलाई है, लेकिन वो बत्ती भी मुझे नजर आनी चाहिए जो कि मैं स्वयं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा स्वयं में एक जागती ज्योत है। इसीलिए जब शरीर कोई छोड़ता है तो दिया जला करके रखते हैं कुछ दिनों के लिए। और परम सत्ता भी एक जागती ज्योत है, और इसीलिए आप देखिए जब जागरण होता है तो एक परम ज्योति, एक महाज्योति, एक अखंड ज्योति जो है वो जलाई जाती है। जबकि दुर्गा माँ की एक भव्य मूर्ति वहाँ खड़ी है, लेकिन फिर भी एक अखंड ज्योति वहाँ जलाई जाती है। तो वो अखंड ज्योति जो है वो परमात्मा का प्रतीक है। तो उस अखंड ज्योति के प्रति मेरी भावना, मेरी दृष्टि, मेरे थॉट्स कनेक्टेड रहें, इसको एकाग्र कहते हैं। एकाग्र अर्थात एक के प्रति आग्रह, यानी एक के प्रति मेरा फुल कॉन्शियसनेस। ठीक है, भले हमने अपनी आंखें किसी पे टिका ली, लेकिन अगर बुद्धि से हम बाहर चले गए, थॉट लेवल मेरा कहीं और चला गया, तो फिर उस चीज को हम एकाग्र नहीं कह सकते हैं। जिसके लिए मुझे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आती कि एक चर्च में एक फादर बैठे थे, नील डाउन होकर के वो अपनी प्रेयर को पढ़ रहे थे और बहुत अच्छे से वो पढ़ रहे थे। वर्ड्स में बहुत क्लैरिटी थी, वर्ड्स के जो साउंड इफेक्ट्स थे वो बहुत बढ़िया थे, क्योंकि वो फादर हैं, ही वाज एन कहें कि एक्सपर्ट हैं, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे थे। वहीं एक छोटा सा बच्चा आता है, स्कूल बैग लेकर के आता है और स्कूल बैग में से किताब निकालता है और सामने रख करके वो भी पढ़ना शुरू कर देता है। तो क्योंकि बच्चा है, उसको अपने वॉइस लेवल का नहीं आभास रहता और धीरे धीरे उसकी वॉइस जो है वो बढ़ जाती है। तो जब वो बढ़ जाती है तो फादर को डिस्टर्बेंस होती है। तो फादर एक बार तो सिग्नल देते हैं, माय चाइल्ड साइलेंटली। तो बच्चे शांति से पढ़ो, तो बच्चा शांत होता है, फिर वो धीरे से पढ़ता है। लेकिन वो बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, हालांकि सेकंड थर्ड का ही, तो उसका वॉल्यूम फिर अगेन राइज होता है। तो फिर फादर उसे सिग्नल देते हैं ध्यान से, ओके। फिर बच्चा अपना फोकस करता है, लेकिन फिर भी उसका वॉल्यूम जब राइज होता है तो फादर इस बार सुनते हैं ये पढ़ क्या रहा है।
तो जब वो सुनते हैं ध्यान से तो वो ABCD पढ़ रहा होता है। तो फादर को बड़ी हैरानी होती है कि ये क्या पढ़ रहे हो, प्रेयर माना प्रेयर पढ़ो। तो वो बच्चे को समझाने के लिए आते हैं, तो समझाते हैं कि भाई देखो ये है प्रेयर, इसको पढ़ने को, इससे फिर परमात्मा से आप जुड़ते हो। तो बच्चा वहाँ पर ये कहता है कि फादर आपके प्रेयर में भी ABCD है, लेकिन वो आपके स्टाइल में है। हाँ, हाँ, और ये मेरी ABCD है और मैं अपने स्टाइल में सुना रहा हूँ। और लास्ट में उसको कहता हूँ कि आपको जैसा अरेंज करना है ना, आप जिसमें हैप्पी रहते हो ना, आप उसे अरेंज कर लो। तो अब आप बताइए कौन ज़्यादा फोकस्ड है? बच्चा। और किसकी प्रेयर ऊपर जा रही है, किसका मेडिटेशन ज़्यादा अच्छा है? बिल्कुल तो बिल्कुल। यानी परमात्मा को अरेंज्ड वर्ड्स नहीं चाहिए, उसको आपके अंदर की भावना वो फील, तब आप कंसंट्रेटेड है। बहुत ही खूबसूरत, मैं कहूँगी यहाँ पर जो स्टोरी है ये सुनाई है, यहाँ पर बताई है सभी को। और कहीं ना कहीं मतलब वो कहते हैं ना कि आई ओपनिंग वाली जो स्टोरी है ये वो है मेरे लिए तो खासकर, क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं हम जब बोलते हैं, हम जब हम मांगने जाते हैं ना, तो हम हमेशा कभी हम ये नहीं कहते हैं कि अब बस कीजिए या आपने जितना दिया हम उसमें खुश हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं। हम जब भी जाते हैं हम एक नई प्रॉब्लम के साथ जाते हैं। हमने कभी सुप्रीम से ये नहीं कहा है कि अब जो भी है आप जितना हमें दे रहे हैं हम उसमें खुश रहेंगे, बल्कि हम हमेशा ये उनसे प्रेयर करते रहते हैं कि बस नेक्स्ट जो भी होगा आप उसमें हम अच्छा रखिएगा, अच्छा हमारे साथ करते रहिएगा। हमने कभी ये नहीं कहा कि देखिए आपके लिए भी हम ये कर रहे हैं तो आप भी खुश रहिए और हमें भी रखिए, लेकिन हमेशा हम अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिशनेस यहाँ पर कहीं ना कहीं। मेडिटेशन में एक्चुअली आपको एक माइंड की स्टेबिलिटी जरूर लाते हैं, जिसके लिए लोग कहते हैं कि अगर हम ऐसे करने लगे तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ेंगे। मेडिटेशन ये नहीं कहता। मेडिटेशन कहता है कि आपको स्टेबल रहकर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने की कभी भी मनाही नहीं है। आगे नहीं बढ़ेंगे, अर्जुन अगर आगे नहीं बढ़ते तो वो युद्ध नहीं जीतते, लेकिन एक पीस ऑफ माइंड के साथ, एक निश्चय के साथ, एक लगन के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको सारी प्राप्तियां होती है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ यहाँ पर जो अगला सवाल मेरा होगा, जानना चाहूँगी प्रिया जी आप ही से, कि अगर बात करें मन की, बुद्धि की, दिल, दिमाग, ये सभी को योग में हम कैसे लगाएं? क्योंकि देखिए आपने जिस तरह से कहा कि फादर की यहाँ जो स्टोरी इसी पर बेस्ड है कि क्योंकि अब देखिए हो सकता है कि फादर ने अपने मन से तो प्रेयर करी, लेकिन वो फोकस नहीं थे, बच्चे की तरह तो नहीं थे वो, मैं यहाँ पर कहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ध्यान जो था वो था कि शोर आ रहा है, या ध्यान जो था वो कहीं ना कहीं इस बात था कि बच्चा पढ़ क्या रहा है, बजाय इसके कि अगर वो इस बात पे ध्यान देते कि हे परमात्मा जो आप उनसे वो अपनी जो बात कर रहे थे उस पे, तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम जो है वो दीन दुनिया से कहते हैं अलग हो जाते हैं जब हम एक प्रार्थना की स्टेज पे हम जब पहुंचते हैं, जब हम उस अपने जो योग को हम प्राप्ति जब हमारी हो जाती है। लेकिन यहाँ जो मेरा अगला सवाल है कि हम अगर ठीक है, अगर हम चाहें, अब अगर अभी तक नहीं हो पाए, अगर हम चाहें तो मन को, दिल को, बुद्धि को, दिमाग को, इन सभी को हम योग में कैसे लगाएं? बिल्कुल, ये भी आप देखिए कि इसमें कुछ चीज़ें फिजिकल हैं और कुछ चीज़ें जो है वो सटल है। सटल यानी सूक्ष्म है। जैसे मन कोई भौतिक एनर्जी नहीं है जिसको आप छू सकें। मन एक ऐसी शक्ति है जो कि देखी भी नहीं जा सकती, लेकिन वो सदा हमारे पास है, ये हमें पता है। मन आज मेरा लग भी नहीं रहा है, ये भी मुझे पता चल गया है, लेकिन मन ही एक ऐसी शक्ति है जिसको मैं लगा सकता हूँ, जिसको हेल्प करती है बुद्धि। अब बुद्धि को भी अगर मैं कहूँ कि दिमाग और बुद्धि में डिफरेंस है। दिमाग पूरी तरह से फिजिकल है, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, जिसकी क्योरिंग हीलिंग होती है, इसके लिए ब्रेन हैमरेज बोला जाता है, लेकिन बुद्धि इंटेलेक्ट हैमरेज नहीं होता। एक पागल व्यक्ति का शायद दिमाग खराब होगा, लेकिन उसकी बुद्धि खराब जो बोली जाती है वो उस रीति से नहीं है। उसे पता है कि पानी कहाँ से पीना है, मुंह से पीना है, वो कभी कान में पानी नहीं डालेगा। तो बुद्धि उसकी काम कर रही है, पर दिमाग उसका उस लेवल पर नहीं चल रहा है जिस लेवल पर हम चला पाते हैं। इसलिए बुद्धि जो है वो भी एक सटल एनर्जी है। एक तरह से आत्मा की आंख होती है बुद्धि,
कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के 3 लेवल्स, जो आप कहें अगर छोटे रूप में मैं बताती हूँ ब्रीफ में, नहीं तो एक वास्ट रूप में है जो बताया जाएगा। तो छोटे लेवल में होता है वर्ड्स। सबसे पहले जब आप मेडिटेशन करते हो तो इसके 3 एक तरह से हम कह सकते हैं पहले कि शब्द आप बोलते हैं। तो उसके बाद आता है विजुअलाइजेशन, कि जो शब्द बोला उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने अपने आप में बोला कि परमात्मा मैं आपकी संतान हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि सामने एक पेड़ है, उस पर एक चिड़िया है, वो अपने चिड़ियों को, बच्चों को खाना खिला रही है। तो यहाँ मेरे लिप्स ने बोल दिया, बट मैं मेंटली उससे कनेक्टेड नहीं हूँ, अपने वर्ड से कनेक्टेड नहीं हूँ। बुद्धि उस चित्र को नहीं देख पा रही है तो मन भाग जाएगा। ओके, तो मन और बुद्धि बहुत कनेक्टेड है, और ये आत्मा की सटल एनर्जीज है, इसको आप देख या छू नहीं सकते हैं। तो मन को अगर टिकाना है तो बुद्धि को कमांड करें कि बुद्धि आप ये देखिए। तो जहाँ बुद्धि ने देखना स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपको कहूँ कि आप अपने घर को देखिए और अपने माता जी को देखिए, अपने मदर को देखिए, तो आप तुरंत देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो बुद्धि को क्लैरिटी है, दूसरा जैसी बुद्धि ने देखा मन वहीं चला गया। तो बुद्धि अगर मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, बुद्धि को दृश्य दे देती हूँ, तो मन वहाँ सेट हो जाएगा। फिर बात आती है दिल और दिमाग। तो दिल, जो कि हम देखते हैं कि दिल जो एक ऑर्गन है जो कि पंप आउट कर रहा है अच्छा साफ खून और गंदे खून को साफ करता है। तो दिल को आज हमने एक ऐसी ऑर्गन समझ लिया है कि ये दूसरों से जुड़ जाता है, लेकिन भौतिकता में अगर हम देखें और आध्यात्म को इसमें जोड़ें तो फिजिकली जो दिल है ना, वो तो वही है, वो कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन जो शब्द आता है कि मेरा दिल उसके पास है, मेरा दिल जुड़ गया है, तो दिल एक्चुअली नहीं जुड़ा होता, हम थॉट लेवल से उससे जुड़े होते हैं, मन बुद्धि से उससे जुड़े होते हैं, दिल वहीं का वहीं है। तो जो आध्यात्म कहता है कि जब दिल शब्द आता है और दिल हम जब परमात्मा से जोड़ते हैं तो एक्चुअली हम अपने मन बुद्धि से उससे जोड़ते हैं। फिर बात आती है लास्ट, जो दिमाग शब्द कहा गया है। तो दिमाग, जो कि मैंने कहा ब्रेन, इंग्लिश में से ब्रेन कहेंगे, और ये बिल्कुल फिजिकल है, इसको आप छू सकते हैं, लेकिन बुद्धि को आप छू नहीं सकते। जब हम सरस्वती माँ के सामने जाते हैं तो हम दिमाग मांगते हैं या बुद्धि? आप बताइए। बुद्धि मांगते हैं। तो बुद्धि एक शक्ति है, हम शक्ति मांगते हैं देवी देवताओं से, परमात्मा से। हम फिजिकल से पहले सूक्ष्म की तरफ, जो हमारे बैक सिखाता है, हमारी संस्कृति सिखाती है कि स्थूल मत मांगो, यानी फिजिकल मत मांगो, आप सूक्ष्म मांगो, शक्तियां मांगो। तो शक्तियां अगर आप लेते हैं तो स्थूल उसके पीछे पीछे आता है, ठीक है। इसीलिए जब हमारी संस्कृति वो बहुत सुंदर है, तो संस्कृति में, और ये संस्कृति हमें अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को अगर हम नहीं समझाएंगे या बताएंगे तो वो इससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जो हम आज देखते हैं कि बच्चे योग नहीं करना चाहते हैं, उससे कतराते हैं, लेकिन अगर वो योग कर लेते हैं या समझ पाते हैं तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर अपनी लाइफ को बना सकते हैं, हमसे ज़्यादा वो हील हो सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा वो हेल्दी रह सकते हैं, हमसे ज़्यादा उनका ब्रेन शार्प हो सकता है, जो अगर वो योग को सीख लेते हैं। तो इन चारों जो शब्द हैं वो शब्द एक्चुअली जुड़ा आत्मा से ही है। मन बुद्धि आत्मा के सटल, जो कहें एक पार्ट्स हैं, कि जैसे एक टीचर है और टीचर के क्लास में मॉनिटर जो होते हैं वो सब हेड्स होते हैं। तो आत्मा जो है वो टीचर है, गाइड है, और मन बुद्धि जो है उसके सब हेड्स हैं, मॉनिटर्स हैं, जो देखते हैं, समझाते हैं। और दिमाग जो है वो बिल्कुल फिजिकल है, और दिल जो कहा शरीर का भी एक अंग है, तो ये भी फिजिकल ही है। तो इसको हमें अगर योग में उससे जोड़ना है, दिल वहाँ पहुँचाना है, अपने दिमाग से भी उसको समझना है, दिमाग समझने में साथ देता है, दिल उससे जुड़ने में साथ देता है, और मन बुद्धि उसे दिशा दिखाती है, उसे पिक्चर दिखाती है। तो अगर मैंने बुद्धि को पकड़ लिया, इन सब में आप सिर्फ बुद्धि को पकड़, दिमाग से आप कंसेप्ट समझ रहे हैं कि क्या कंसेप्ट है, पर बुद्धि से उसे दृश्य दिखा दीजिए, तो दृश्य जैसे ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले ज़माने में न्यूज़पेपर्स आए, न्यूज़पेपर्स लोगों ने पढ़ना शुरू किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर रेडियोज़ आए, लोग रेडियो से जुड़ गए, ठीक है। लेकिन आज जहाँ टेलीविज़न आ चुका है, तो टेलीविज़न से भी ज़्यादा आज तो मोबाइल आ चुका है, मोबाइल वर्ल्ड है। तो हम देखते हैं कि लोग जो है वो न्यूज़पेपर कम, रेडियो से भी कम अब टेलीविज़न के साथ जुड़ रहे हैं। तो जहाँ वर्ड्स, विजन्स, यानी आपका विजुअल है,
ठीक है, फीलिंग्स है, तो वो चीज़ जहाँ आ जाती है वहाँ हम टोटली जुड़ पाते हैं। इसलिए लोग देखना, सुनना, समझना पसंद करते हैं। तो यही एक्चुअली आत्मा के अंदर फंक्शंस होते हैं। तो इस फंक्शंस को हमें समझना है और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको अगर टास्क देते हैं कि बुद्धि को पिक्चर दिखाना शुरू कर दीजिए कि बुद्धि आप इसको देखना शुरू करो, तो मन कनेक्ट होगा, और जहाँ मन जाएगा तो वहाँ दिमाग और दिल जरूर जाएंगे जी। तो इसीलिए आपको जो सबसे पहला स्टेप करना है, समझना है और बुद्धि को एक टास्क देना है, तो आप जुड़ पाएंगे और आप कंसंट्रेट भी कर पाएंगे। जी प्रिया जी, जैसे कि आपने अभी मन की बात करी है, ये मेरा पर्सनल सवाल है क्योंकि मैं अक्सर ऐसी चीज़ें कर बैठती हूँ और मैं यही मतलब लिसनर्स का भी मैं यही कहूँगी कि ऐसा बहुत लोग होंगे जो मेरी तरह ऐसे करते होंगे। ऐसा होता है कि जब भी हम मन की बात करते हैं, खाना खाने मन नहीं है, भूख होगी, लेकिन हम अपने ना मन का नाम लेकर कि अपने शायद से हम गुस्से में जब हम होते हैं तब ऐसा करते हैं, मन का नाम लेके हम हर चीज़ को टालते हैं, मन नहीं है। या फिर अगर किसी से बात करनी है, मन नहीं है, अच्छा मम्मी पास आई हैं, अभी नहीं, मन नहीं है, कुछ बातें होंगी, मन नहीं। तो हम ये सारी चीज़ें जो है अपने मन के ऊपर हम डाल देते हैं, लेकिन असलियत में इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ये जो गुस्सा है ये कारण है हमारा? और अगर ये है तो हम इसे कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं? क्योंकि शांति होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं कि अगर हम मन की बात करें तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें खुद को शांत भी करना होगा। और जिसका गुस्सा ज़्यादा होता है वो सिर्फ मैं कहूँगी कि अंगूठियों से नहीं हैंडल होता है, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी आपसे। एक शिष्य था जो गुरु के पास आया और उसे कहा कि आप प्लीज़ मुझे ज्ञान दीजिए, दीक्षा दीजिए। गुरु ने कहा आज नहीं, आप कल से मैं आपको गाइड करूँगा, आज आप सिर्फ एक टास्क करो, जाओ नहीं खाली टास्क करो कि आप इस बरगद के नीचे बैठ करके आप काले मुंह वाले बंदर के बारे में मत सोचना, ठीक है। उन्हें ये कार्य देकर वो चले गए। तो उसके बाद शिष्य वहाँ थोड़ी देर बैठा जी। उसके बाद फिर वो बैक साइड चला गया, उसके बाद फिर वो राइट में बैठा, फिर लेफ्ट दिशा में जाके बैठ गया, फिर पेड़ की शाखा पे जाके बैठ गया। शाम तक जब गुरुजी आए तो देखा वो शिष्य वहाँ था ही नहीं। तो बोला भाई कहाँ हो, आवाज़ दिया। तो वो टॉपेस्ट ऑफ द ट्री में ब्रांच पे बैठा हुआ था, वहाँ से उतर के आया। बोला कि आपने जो बोला ना मैं वो कर ही नहीं पाया। आपने क्या बोला कि काले मुंह वाले बंदर के बारे में मत सोचना। तो जहाँ आपने कहा मत सोचना, मेरा मन उसी दिशा में चलता रहा और मैं अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल कर ही नहीं पाया। मुझे काला मुंह बंदर ही दिखता रहा। और शायद हम भी उसी कैटेगरी में आज आ गए हैं कि हम अपने मन को उस दिशा से हटा ही नहीं पाते जिस दिशा में एक बार चले जाते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि कई बार इसका कारण अंदर का गुस्सा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि मैं कई बार स्ट्रेस में होती हूँ और उस चीज़ के प्रति उतनी अवेयर नहीं हो पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो ये अंदर की पीसफुलनेस या कामनेस जब कम हो जाती है जी, तो ये मन पर इफेक्ट कर जाती है। क्योंकि मन एक ऐसा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। कहते हैं मन के हारे जीत हार है, मन के जीते जीत है। कि मन को अगर मैंने जीत लिया तो मैं सब कुछ जीत सकता हूँ, मन से अगर हार गया तो सब कुछ हार सकता हूँ। तो मन को मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड बनाना है। और बेस्ट फ्रेंड कब बनेगा? जैसा कि बताया कि हमें मन को सुमन करना है, दमन नहीं करना। जो हम देखते हैं लोग प्रेशर दे करके मन को कंट्रोल करने, नहीं करना ही है। ओके, आप कर पाएंगे, जरूर करेंगे, नो डाउट, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं कर पाएंगे जी। तो इसलिए आप मन को फ्रेंड बना के रखिए। अब फ्रेंड कैसे बनाया जाए? कि जब आपने कहा कि मम्मी ने पूछा तो हमने कहा मन नहीं है, क्योंकि मन किसी और दिशा में ऑलरेडी बिजी है एंड सडनली वो आ गई है और उन्होंने हमें इंटरप्ट कर दिया है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अभी क्या करना है कि मेरा मन वहाँ है ना, मेरे को वहीं रहना है। मेरा वो पूजी पॉइंट है, मेरे को अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके फाइन, लेकिन हो सकता है हम अपने शब्दों में वो मधुरता लेकर के आए और अपने मन को भी बोलकर प्यार से कि मेरी माँ है ये, वो ज्यादा अहमियत रखता है। ये थॉट पैटर्न तो मैं खाते खाते भी कर सकती हूँ या बाद में भी सोच सकती हूँ। ये तो सोचना ही है ना। माँ लेकिन कब तक खड़ी रहेगी? हाँ, माँ कितनी बार आएगी मुझे पूछने के लिए? बिल्कुल। वो उनको मैं अपने पीछे क्यों बांध दूँ? जब बुद्धि अपने तर्क को मन को समझा देती है, अच्छे लॉजिक्स दे देती है, तो मन मान जाता है। जैसे अभी आप यहाँ मान गए कि हाँ मेरी माँ ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
लेकिन मन को मुझे अच्छे, हेल्दी और पावरफुल तर्क देने होंगे, माना एक्सक्यूजेस देने होंगे कि आप जो कर रहे हो ना, ओके फाइन, लेकिन शायद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ओके, और अगर मैं ये कर लेता हूँ तो शायद आप और भी ज़्यादा अच्छा फील करोगे। तो मन को जब मैं अच्छे हेल्दी तर्क देती हूँ तो ये मेरा साथ देने लगता है। लेकिन अगर मैं मन को फोर्सफुली कि अच्छा खा ही लेती हूँ, छोड़ो, तो अगर मैंने फोर्सफुली भी खाया ना तो मन उस भोजन में रहेगा नहीं, वो उधर ही रहेगा, और फिर खाने में ना मुझे रस आएगा और मेरी माँ को भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मन को लाना है तो मन के साथ चर्चा कीजिए, मन के साथ बात कीजिए, मन को मनाइए। तो ये बहुत अच्छे, जैसे एक छोटे बच्चे को हम मनाते हैं, जब वो नहीं मानता है तो डांट लगाते हैं, वो एक्सट्रीम केसेस में, लेकिन शुरुआत हम उसको मनाने समझाने से करते हैं। तो मन एक छोटा बच्चा है और उसको मनाने से शुरू अगर हम करते हैं तो कई बार वो मान जाएगा, कई बार जब नहीं मानेगा तो आप उसे बड़े होकर के समझाइए। तो मन को दमन नहीं कीजिए, यहाँ जो सिखाया जाता है वो दमन की बात नहीं की जाती, ये फोर्सफुली आपको करना ही होगा। और एक बात ये भी है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे आपके घर में मेहमान आ गए, तो जो आज हम बच्चे जो हैं वो हम नहीं कनेक्ट होते हैं, हम मम्मियों पे डाल देते हैं, आप देख लो आपके मेहमान हैं, मैं नहीं आ रही। ठीक है, जबकि इससे बैक की पीढ़ी को ये समझाया जाता था, उन्हें फोर्सफुली ट्रे पकड़ा दी जाती थी कि आप जाओ, मेहमानों को चाय दे के आओ, पानी दे के आओ। वो बच्चा बोलेगा मैं किसी को जानती नहीं, सबको नमस्ते करके आओ। तो ये हमें सिखाया जाता था। तो जब हम करने लगते थे धीरे धीरे वो हमारे नेचर में आ गया। तो यही अगर मैं अपने मन के साथ करती हूँ कि धीरे धीरे उसको सिखाऊं कि मन ऐसे नहीं राजे, ऐसे करना है, इससे हमारा जो है लाइफस्टाइल भी हेल्दी होगा और मैं एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर में बाहर आ सकूंगी। पर अगर आप इस दिशा में गए तो शायद मेरे अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो उससे बात ही करनी होगी और बात करने से बहुत सॉल्यूशंस होंगे। बिल्कुल। तो जैसे कि हमारा जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबिलिटी पे, हमारा जो टॉपिक है अभी चल रहा है, और साथ ही साथ अब बात करेंगे क्योंकि हमें अपनी लाइफ को सस्टेन करना है, हेल्दी लाइफ चाहिए, तो उनके लिए बुरी आदतों को हमें छोड़ना होगा। और ऐसा कहा गया है साइंटिफिकली, अगर हम लॉजिकली देखें तो ऐसा कहा गया है, रिसर्च में भी पाया गया है कि 21 दिनों में जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं वो बन जाती हैं, कि अगर हम 21 दिनों तक हम कोई काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो वो हमारी एक आदत बन जाएगी। लेकिन अब ज्योति जी आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या योग से इन आदतों को, क्या उसमें बदलाव लाया जा सकता है? इस बारे में आपसे जानना चाहूँगी। योग एक्चुअल में हमारे मन और बुद्धि को एकाग्र करता है। अगर हम विधि पूर्वक योग कर रहे हैं, हमारी योग की प्रॉपर विधि है, विधि इन द सेंस कि हमारे थॉट पर हमारा फोकस है, तो हम नो डाउट कि हम अपने जो डेली रूटीन लाइफ है उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसका बेनिफिट पता चलता है। जब तक हमें एक हमारी आदत हो गई है, ह्यूमन नेचर बन गया है कि जब तक हमें कुछ मिल नहीं रहा है तब तक हम उस तरफ चलते नहीं हैं। तो अगर हमें ये पता चलता है कि मन जो है, हम उसको योग से हमें क्या क्या प्राप्तियां हो रही हैं, क्योंकि कोई भी चीज को करने का जो मेन आधार है वो है हमारी जो याद की बात कहें या योग की बात कहें, उसके कुछ आधार होते हैं, जिसमें एक आधार जो है वो प्राप्तियों के आधार पर भी है कि हम किसी भी व्यक्ति को याद करते हैं तो वो प्राप्तियों के आधार पर कर रहे हैं, कि अगर हमें कहीं से बेनिफिट हो रहा है तो हम उस चीज़ पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे पता है मुझे सुबह उठने से मेरी हेल्थ अच्छी रहती है तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। अगर हम शुद्ध अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो उससे मेरी हेल्थ अच्छी रहती है, उससे मेरा माइंड काम रहता है, पीसफुल रहता है, मेरे रिलेशंस के अंदर अच्छी जो है एक बॉन्डिंग होती है। तो इन सब चीज़ों पर अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो वही चीज़ें जो हैं वो योग से हमें चेंज में लेके आती है। क्योंकि जब तक हमने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि हाँ मुझे क्या चाहिए, लेकिन उसकी हम प्रैक्टिस नहीं करें, इससे 21 दिन का टाइम दिया गया कि 21 दिन तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर के आए, बार बार उन चीज़ों को करें कि हमें क्या करना है, किस विधि से हमें करना है। अगर हम थॉट दे रहे हैं उसका हम प्रैक्टिकल व्यू भी देखें, हमें धीरे धीरे उसके बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं। अगर आप सुबह उठते ही 5 अपने लिए पॉजिटिव बात कर रहे हैं
सबसे पहली चीज कि हम सुबह उठे, फिर हमने उससे जो 5 थॉट दिए, उसका फिर हमने पूरे दिन पे इम्पैक्ट देखा। लेकिन उसके लिए हमें पूरे दिन का थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमने कर तो लिया लेकिन हम उसको फिर थोड़ी देर के बाद छोड़ देते हैं। उसको हमें पूरा टाइम उस ध्यान देना है कि मुझे 21 दिन तक इस चीज पर फोकस रहना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक बच्चा था और उसके अंदर सारे ऐप, सभी तरह के ऐप थे, झूठ बोलना, चोरी करना और जो कहें कि ड्रिंक करना, ये सारे ऐप थे। तो उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब थे। और तो एक बार उनके यहाँ गुरुजी आए तो उन्होंने कहा कि जो ये बच्चा है, हम इससे बहुत डिस्टर्ब हैं, इसके अंदर सारी बुरी आदतें और ये सुनता नहीं है। तो गुरुजी ने पहला ही उनको कहा कोई बात नहीं, ये उम्र होती है। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि पहला ऐसा व्यक्ति मुझे मिला है जिसने मेरी नेगेटिव मुझे सुधारने के लिए नहीं बोला है, और उसको ये चीज एक पॉइंट उसको पॉजिटिव मिला वहां से। फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी विधि से और शाम को कहा कि आप इन्हें भेजना, तो उनको भोजन लेकर के भेजना था। तो जब वो पहुंचा वहां पे तो कहा कि हाँ मैं गुरुजी के पास जाऊंगा। वैसे कहना नहीं मानता था, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने, गुरुजी ने कहा कि और सुनाओ क्या चल रहा है, जो भी बातें थी। फिर उसने कहा कि मेरे घर वाले मुझसे ना बहुत परेशान रहते हैं और मैं घर वालों से हर चीज में रोक टोक करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो कहते हैं तो आप उनकी एक बात कोई मान लो। बोले भाई एक बात तो कहते ही नहीं ना, सारी बात कहते हैं छोड़ दो, आप दोस्त नहीं जाओ, दोस्तों के साथ नहीं रहो, और आप ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो। कहा एक चीज कोई भी आप मान लो और मैं उनको समझा दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बताइए, फिर आप ही बता दीजिए क्या करना चाहिए मुझे। तो कहा कि ठीक है, तुम आज से सच बोलना, इस बात पर अटल रहे। तो कहा कि ठीक है मैं सच बोलूंगा लेकिन और कुछ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन 21 दिन तक तुम्हें इस बात पे पूरा कंट्रोल रखना है, 21 दिन इस चीज को आप मैनेज करो। तो उसने कहा ठीक है मैं करूंगा इस चीज को, और उसने इस चीज को प्रॉमिस करके वो वापस आया। जब आया तो फिर अपने दोस्तों के साथ जैसा उसका रूटीन लाइफ था, वो चोरी करने रात को गया। उसका मतलब जो कहीं कि अचानक ही वो पकड़ा भी गया। जैसे ही पुलिस वालों ने उससे पूछा क्या चोरी की थी, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था, तो उसने कहा हाँ की थी। तो क्योंकि की थी तो उसके प्रति बहुत थोड़े से लीनियंट हो गए, सच बोला है इसने। फिर कहा अच्छा कौन कौन थे तुम्हारे साथ, तो उसने वो भी बता दिया कि ये था। तो फिर जो बुरे दोस्त थे उन्होंने ये कहा कि अब ये तो खुद तो सच बोलने लगा है, अभी ये हमें भी फंसाएगा, इसलिए अब इसका साथ ही छोड़ दे। तो लोगों ने, बुरे लोगों ने उसका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो पहले जो उसने सच बोलने की आदत ले ली। लेकिन जो अच्छे दोस्त थे वो भी अभी साथ नहीं जुड़ रहे थे, क्योंकि पहले तो हैबिट थी। अब क्योंकि अकेला हो गया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, तो उसको ड्रिंक करना भी अच्छा नहीं लगता था, बाहर जाना अच्छा नहीं लगा। फिर अभी क्या करे, तो उसने बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। और इसी एक हैबिट के कारण, इस एक आदत के कारण उसने अपनी पूरी ही लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। तो योग, हमें योग माना ही साधना, हमने जिस बात पे फोकस किया है, क्योंकि योग की जो विधि है वो 4 स्टेप्स हैं। उसमें सबसे पहले है कि विश्राम करके हम बैठे एक जगह पे और अपने थॉट पर फोकस करें कि मेरा क्या थॉट है, आराम से बैठ करके सोचें, जिसमें एकाग्र करें वर्तमान पर। अभी मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, अभी मुझे क्या करना है, क्या मैं सकारात्मक हूँ या नकारात्मक हूँ या वेस्ट है, क्या चीज मुझे, उस पर फोकस करें, पास्ट प्रेजेंट में आए। अक्सर हमारी लाइफ में ये हो रहा है कि हम पास्ट में जा रहे हैं या फिर फ्यूचर में जा रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में हम नहीं हैं, और उस पर हम ध्यान केंद्रित करें अपने वर्तमान पर। और फिर जो है मनन करना, मनन किस चीज का, कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर कोई चीज मेरे से सब डिस्टर्ब है, मेरे रिलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग मेरे बिहेवियर से परेशान हैं, तो थोड़ी देर के लिए बैठकर अपने आप के विचारों पर मनन करें। क्या मेरे भी विचार उनके प्रति नेगेटिव हैं, पहले मुझे उनको चेंज करना है। तो इसको कहा गया 3rd स्टेप मनन करना, जिसको ध्यान अवस्था कहा गया। ध्यान में अपने विचारों पर हम
केंद्रित करें। लास्ट है कि अनुभूति, माना जब हम मन को एकाग्र कर लेते हैं, अपने थॉट पर फोकस करते हैं, तो फिर हमें उस चीज का अनुभव होने लगे, उस चीज को हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अगर आपने सुबह एक पॉइंट ले लिया कि मुझे आज पूरा दिन शांत रहना है, मैं बहुत शांत स्वरूप हूँ, तो आप पूरे दिन पे उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मैं शांत हूँ। किसी ने गुस्सा किया, तुरंत अपने आप को याद है मैं शांत हूँ, आज मुझे शांत रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप शाम तक में आप खुद देखेंगे कि कोई ना कोई आपको आके जरूर कहेगा आज आप बड़े शांत हो। तो माना वो जो हमने सुबह थॉट लिया था, वो थॉट लास्ट उसी दिन में हमें उसका रिजल्ट भी मिल गया, माना हम उस अनुभूति में भी रहे, हम काम भी कर रहे हैं, उसके लिए हमें अलग जाके बैठने की जरूरत नहीं है, हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उस चीज को एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, अपने थॉट पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे ही खुशी का रोज एक थॉट अगर हम ले लें, कुछ एक थॉट पर, दो थॉट पर हम फोकस करें और काम के दौरान करें, तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि वो हमारी हैबिट हो जाएगी। फिर हम लेट गो करना सीख लेंगे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अभी मुझे ऐसा रहना है। तो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाएंगे, हम अपनी जो भी हमारे नेगेटिव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नेगेटिव बातों की तरफ हम चल रहे हैं, उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। अभी हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और ही है ना। सोचते हैं कि अच्छा ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, बोल में भी लाते हैं हम ये कर सकते हैं, लेकिन जब कर्म करने आते हैं तो हम देखते हैं कि हमसे तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए ओम की भी जो आत्मिक स्थिति की जो बात कही जाती है, जो योग की बात कही जाती है, उसमें यही है कि हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके और हम अपने संस्कारों उसको नेचुरल नेचर बनाए। यही एक्चुअल में हमारी नेचर भी है। आत्मा की 7 क्वालिटीज है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता और ज्ञान। ये 7 क्वालिटीज आत्मा में है। सिर्फ हम उस पर अगर फोकस कर लेते हैं तो हमारी डेली रूटीन की जितनी भी बैड हैबिट्स हैं वो बदलेंगी। न सिर्फ हमारी हैबिट्स बदलेंगी बल्कि हमारे आसपास का वातावरण बदलेगा, हमारा लोगों को देखने का नजरिया बदलेगा, हमारा जो आगे का भविष्य है वो भी बहुत अच्छा बनता जाएगा। और हमारे जो बच्चे हैं, जो आगे आने वाली जनरेशन है, वो भी वही चीजों को लेगी। आज वो गुस्सा देख रही है, आज अगर पहले हमारे जो ग्रैंड फादर थे, ग्रैंड मदर थी, तो वो थोड़ी सी बात में गुस्सा नहीं करते थे, सुनते थे। लेकिन जब हमारे मम्मी पापा आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा वो 10 बातें सुनने के बाद एक बार गुस्सा कर रहे हैं, उनका लेवल आया 5 बातों के बाद गुस्सा किया। अभी हमारा लेवल आ गया है कि हम तीसरी से चौथी बार होते ही हमें गुस्सा आता है। अभी जो अगर हमने उसको यहाँ नहीं रोका अपने आप को, तो वो लेवल ये बन जाएगा कि बच्चे को ये समझ आ रहा है कि तुरंत गुस्सा करने पे रिजल्ट मिल रहा है। तो इसीलिए वो 1 मिनट भी, एक बार भी वो सोचेगा नहीं, वो टाइम नहीं देगा और वो तुरंत उसका रिएक्ट करेगा। इसलिए आज से हम अपने आप को अगर चेंज करते हैं तो आगे आने वाली जनरेशन को भी हम इस चीज़ की तरफ फोकस कर सकते हैं, इस चीज़ की तरफ ध्यान दिला सकते हैं कि हमें अपने ऊपर नियंत्रण करके हम खुश रह करके सबको खुशी दे सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है पहले अपने थॉट को चेंज करने की, उस पर फोकस करने की, तो हम आगे भी जो आने वाली जनरेशन है उसको कुछ दे पाएंगे। नहीं तो सिर्फ नेगेटिव ही ट्रांसफर होगा और हमारी हैबिट्स वही की वही रहेंगी। फिर हम ये कह देते हैं ये तो मेरी आदत हो गई है, क्या करें, चेंज ही नहीं होती। लेकिन ये मेरी आदत नहीं है, ये हमने बनाया है और उसको अगर हम चेंज करना चाहें तो अपनी एकाग्रता से, अपने योग से हम बदल सकते हैं। बिल्कुल, मैंने जो सवाल पूछा था उसका बिल्कुल मतलब आपने जवाब, जैसे कहते हैं ना जब हम कॉपीज में लिखते हैं ना इज कॉल्ड दिस, तो आपने बिल्कुल उसी तरह से इज नोन एज दिस करके जो जवाब मुझे दे दिया है कि पूरा का पूरा जो मुझे जवाब दिया है, साथ ही बहुत ही सटीक जवाब और साथ ही इंफॉर्मेशन जो है, क्योंकि ज़रूरी हमें हमारे जितने भी लिसनर हैं उन्हें सारी जो ज्ञान की, क्योंकि ये जो ज्ञान का समुद्र, आज मेरे साथ दोनों ज्योति जी और प्रिया जी बैठी हैं, दोनों की दोनों, और बहुत सारी जो बातें हैं हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में इनसे जान रहे हैं और कहीं ना कहीं सीख रहे हैं। आज मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आज एक भी जना
जो है इस बात को समझ लेता है कि हमें कितना शांत होना चाहिए, और उस एक जने में मैं भी अपने आप को कम करूँगी, और आगे भी मैं कहूँगी कि और भी अगर जो लोग हैं इससे जुड़ते हैं, समझते हैं, तो मैं यही सोचूंगी कि जो हमारे प्रोग्राम का माध्यम, जिस माध्यम से हम जुड़ रहे हैं, शायद वो जो है बिल्कुल जो है हम शायद से अचीवमेंट जो है हमें मिल गई है, क्योंकि यही जो है हमें चाहिए, क्योंकि सस्टेनेबली डेवलपमेंट गोल की हम बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर हमारे। तो अब जानना चाहूँगी प्रिया जी आपसे कि अगर हम बात करें बीमारियों की, अगर हम बात करते हैं क्रॉनिक डिजीज़ की, अगर बात करें डायबिटीज़, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें, आजकल देखिए आप सडन हार्ट अटैक्स की बात करें, बहुत ही छोटी उम्र में ही आप देखिए कि कैसे हम सेलिब्रिटीज़ भी देख रहे हैं, बात की करें कि गाना गाते हुए कैसे उनका जो देहांत हो गया, बहुत ही ज़्यादा देखिए बुरा एक जो सूचना थी हमें मिली थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ना सिर्फ हम बॉलीवुड में देखें, अपने आसपास हम जो सुनते भी हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हैं हम सुनते रहते हैं, हमें सब वो पता चलता है कि आजकल ये जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही, और ये ज़्यादा बढ़ गया आफ्टर कोविड। ये जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं, इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ, पोस्ट कोविड इफेक्ट्स की हमारे लंग्स पे, या फिर लंग डिजीज़, लंग कैंसर की अगर हम बात करें, या फिर कोई भी अगर हम बात कर रहे हैं डिजीज़ की, बीमारियों की, तो अगर योग को इसमें मिलाया जाए, अगर योग की मैं यहाँ बात करूँ, तो योग से क्या ये बीमारियाँ ठीक हो सकती है? क्योंकि मेंटल हेल्थ तो आपने मुझे बताया, लेकिन ये जो बीमारियाँ हमें फिजिकली अंदर से खराब कर रही है, खत्म कर रही है, तो क्या इसका भी इलाज योग हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं, हालांकि इसके स्टेप्स भी हम बताएंगे कि हर ऑर्गन के ऊपर योग का प्रभाव है, और हमें हर ऑर्गन के लिए एक स्वमान यानी सेल्फ एस्टीम यानी सेल्फ अफर्मेशंस जो हैं वो देने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप सब आरजेस हैं और आपको अपने नेक पोजीशन को बहुत यूज़ करना होता है जी और आपका नेक हील होना बहुत ज़रूरी है। जी तो अगर हम एक छोटी सी आपको एक्सरसाइज दें कि यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक हमारी टेल तक जाती है, तो ये पॉइंट जो आता है इसे थ्रोट चक्रा भी कहेंगे, जो आप चक्रास में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ब्लू, स्काई ब्लू कलर का बहुत इफेक्ट होता है। तो बस अब जब आप कंसंट्रेट करें, अपने पूरे नेक पोजीशन को फोकस करें, और ये आईज से शुरू होता है और नेक तक जाता है। ENT पोजीशन जो है वो स्काई ब्लू पोजीशन है, और यहाँ पर स्काई ब्लू का जो स्पिरिचुअल जो वैल्यू है, कंठ, हाँ जी, तो उसका स्पिरिचुअल वैल्यू एक्चुअली पीस है। स्काई ब्लू इज फॉर पीस। ओके, तो हमको अपने आप को जो अफर्मेशन देनी है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, इसको हमने ले लिया, लेकिन इसके दौरान मेरी बुद्धि रूपी आंख क्या देखें, क्योंकि शांत स्वरूप में मैं क्या विजुअलाइज करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पिक्चर नहीं बना पा रहे हैं ना, तो आपका योग इनकम्प्लीट होगा। तो उस दौरान आपको ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर की रेज देखनी है, जो कि परम सत्ता, जो सुप्रीम फादर है, जो कि परम सत्ता ज्योति स्वरूप, ऊपर हम समझते हैं कि आप सभी जानते हैं ऊपर वाला बोला जाता है, वो ऊपर विद्यमान है। तो वहाँ से हमें वो स्काई ब्लू की रेज आ रही है, और वो रेज सीधा जो है वो क्राउन चक्रा यानी बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड से धीरे धीरे वो पूरे मेरे आईज, मेनली आईज और मेरे ईयर्स एंड थ्रोट तक आ रही है, और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी भले आप स्काई ब्लू करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको दिन में अगर कई बार यूज कर लेते हैं, और नेक जब ज़्यादा प्रॉब्लम दे गया है तो ये धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन इसे ठीक होने के दौरान ही अगर आप करते रहें तो आपके नेक जो है वो थ्रोट, जो सोर थ्रोट जो बोलते हैं, तो वो जो चीज़ है वो आपकी बहुत जल्दी हील होगी। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेडिसिन ना लें, मेडिसिन अपनी जगह है एंड मेडिटेशन अपनी जगह है। मेडिसिन और मेडिटेशन को जब आप मिला देते हैं तो उसका डबल एंड फास्ट फायदा है। तो इस दौरान जब आप अपने आप को शांत स्वरूप बोलते हैं और स्काई ब्लू को फील करते हैं, और ऑल ओवर पूरे बॉडी में फील करें, अपने क्लोथ्स को स्काई ब्लू, अपने हेयर्स जो हैं, अपने आईज जो हैं, सब कुछ स्काई ब्लू, आपका नील पेंट, आपके कपड़े, सब कुछ स्काई ब्लू। तो वो जो चीज़ है वो फिर उस पॉइंट को हील करता है जो थ्रोट चक्रा बोला जाता है। वो होता है एग्जैक्टली यहाँ थ्रोट पे है और स्पाइनल कॉर्ड के वहाँ पोजीशन पे होता है। इसी प्रकार से जैसे कि आपने हार्ट के लिए बात की, तो हार्ट भले हमारे लेफ्ट हैंड साइड है,
ओके। लेकिन ये बिल्कुल जहाँ हार्ट का पोजीशन है ठीक उधर ही, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। तो यहाँ पर जो हार्ट है एक्चुअली दिल को प्यार की जरूरत है जी। और स्पिरिचुअली जो प्यार का कलर है वो हरा है स्पिरिचुअली। बाकी अगर हम दुनिया में देखते हैं तो रेड देखा जाता है, पर रेड एक्चुअली शक्ति का प्रतीक है। जी। तो स्पिरिचुअली ग्रीन कलर है। तो हम आज स्वस्थ हैं, जैसा कि आपने कहा, हम बहुत कम उम्र में देख रहे हैं कि सभी जा रहे हैं जहां हम कभी सोच भी नहीं पाते थे उस उम्र में जा रहे। तो यानी हमें अभी से अपने हार्ट पोजीशन पे प्यार का जो रेज है वो डालना बहुत जरूरी है। इसके लिए अफर्मेशन आप ये ले सकते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ या प्रेम के सागर परमात्मा की संतान हूँ। कुछ भी आप वर्ड्स को बना सकते हैं, बस प्रेम वर्ड को आपने यूज करना है। और इसका कोई मुहूर्त नहीं है कि आपने इसी समय लेना है। आपको जब याद आए आप इस चीज को बोलें और विजुअलाइज क्या करना है कि ऊपर से मुझे ग्रीन कलर की रेज आ रही है और वो बिल्कुल मेरे हार्ट पोजीशन पर पूरा ही जो है वो उस चीज को कवर कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड को, और पूरा जो चेस्ट हम कहें कि उसको कवर कर रही है। तो इससे आपके हार्ट की हीलिंग आप स्वयं कर पाते हैं। लेकिन फिर अगेन मैं कहूंगी कि जब आपको बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गई है तो ये काम धीरे करेगा, क्योंकि इन सब चीजों धीरे क्यों करेगा अगेन कि क्योंकि मेरे अंदर की भावना या मेरे अंदर की सेंडिंग एनर्जी जो पावर होती है मेरे अंदर का लेवल कम है। अगर मैं अपने लेवल को प्रैक्टिस कर करके बढ़ा देती हूँ तो मैं अपने आप को जल्दी हील कर पाती हूँ। और ये प्रैक्टिकली अगर आप शायद ना माने भी तो ये चीज मैं अपने आप पर अप्लाई करती हूँ। स्टमक के लिए हर एक ऑर्गन के लिए कलर्स हैं और हर एक ऑर्गन से स्पेसिफिकली एक गुण जुड़ा हुआ है। जब हम बहुत गुस्सा, द्वेष, नफरत इन सब में आते हैं तो हार्ट पर इफेक्ट होता है एंड स्टमक पे भी इफेक्ट होता है। हमारे को खाना जो है, जब गुस्सा आप करें, भोजन करें तो भोजन डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, जलन क्रिएट हो जाती है, सर में भी हेडेक बन जाता है, आंखों में भी जलन हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो एक एक ऑर्गन को अगर आप वो चीज प्रदान कर देंगे तो वो ऑर्गन अपने आप को हील कर पाती है। और इसीलिए अगर भारतीय संस्कृति में देखें तो हमारे भोजन में भी कलरों का बड़ा प्रभाव है। हल्दी यानी पीला, पीला हमारे पेट को चाहिए, ठीक है। और पेट के लिए क्या बोला जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जी हाँ, बिल्कुल। और कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, यानी खुशी सबसे बड़ी खुराक है, यानी हमारे पेट को खुशी चाहिए। अब खुशी का कलर जो हम आध्यात्मिक रूप में देखते हैं वो होता है पीला, और हमारे भारतीय संस्कृति में हल्दी हमारी पीली है, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति बहुत सुंदर सजोई हुई है। तो इसको अगर आप यूज करते हैं अपने बॉडी के प्रति तो आप बहुत जल्दी अपने आप को हील कर पाते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने हर ऑर्गन को स्वस्थ रहते हुए अभी से अगर सम्मान देते हैं, उसके प्रति जागरूक होकर उसको कॉन्शियसली आप उसके प्रति गुड विशेस करते हैं तो आपके ऑर्गन्स बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। और ये योग से हो सकता है। बिल्कुल। तो योग की बताया कि कैसे बीमारियों को ठीक करा जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ प्रिया जी ये जो सवाल है ना, मैं पर्सनली आपसे ये पूछ रही हूँ, और वो ये कि जिस प्रकार हमें क्या होता है कि हमें ना केमिकल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है अपने स्किन के लिए, लेकिन मैं देख पा रही हूँ ज्योति जी की स्किन, आपकी स्किन एक अलग ग्लो है, एक अलग चमक, बल्कि आपने मतलब ना मतलब कुछ भी अपने फेस पर अप्लाई नहीं किया हुआ है। हम क्या करते हैं, हम सालों साल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और एक हफ्ता ऐसा रखते हैं, जैसे बीच बीच में ना बड़े सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलते हैं कि नो शेव नवंबर, ये मेल्स के लिए होते हैं, फीमेल्स के लिए होता है कि आप एक हफ्ते तक अपने फेस पे कुछ भी, बल्कि सिर्फ एक ही हफ्ता रखा गया जो कि ठीक नहीं है, ज़्यादा होना चाहिए ये, लेकिन एक हफ्ते तक अपने फेस पे आप कुछ भी अप्लाई ना करें, नेचुरली उसे आप बढ़ने दें, हील होने दें, क्योंकि हम इतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो जिससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है, जिससे कितनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हमें अपनी स्किन को सस्टेन करना है, खूबसूरती अगर हमें चाहिए, नेचुरल जो सौंदर्य जिसे हम कहते हैं, नेचुरल ग्लो करना चाहते हैं, तो ऐसा हम सुनते हैं, ऐसा कहा जाता है कि योग इसमें बड़ा योगदान देता है अपना। तो इस बारे में आपसे जानना चाहूँगी किस प्रकार, मतलब हम योग तो हम करेंगे, लेकिन हमने अपने मन को शांत कर लिया, हमने अपने दिल को, दिमाग को, बुद्धि को, सबको हमने एकाग्र करके हमने समझा लिया, लेकिन ये हमारी ये जो बाहरी त्वचा है, इसको हम कैसे जो है ग्लोइंग, नेचुरली और सुंदरता हम कैसे पा सकते हैं, ये जानना चाहूंगी आपसे। ये बहुत ही साइंटिफिक है कि जब आप योग करते हैं
तो योग के दौरान आप अपनी जो सेल्स से बात करते हैं, जैसे जब मैंने अभी पीछे बताया जी जी कि आप जी। अपने ऑर्गन से बात कर रहे हैं और जो उसको गुण चाहिए आप उस गुण की कॉलिंग कर रहे हैं फ्रॉम द सुप्रीम। ओके, तो जब वो गुण आपके सेल्स को टच होता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को आप भेजते हैं, तो वो ऑर्गन जो है जब वो हील होती है, हील होना माना ही कि जिस लेवल पर वो पहुंची हुई है उससे बैक यानी यंगर स्टेज में जाना। ओके, जैसे मैंने अपने आप को, जैसे योगियों के लिए बहुत कहा जाता है कि योगियों की आयु लंबी होती है। जी एक्चुअली लंबी इन द सेंस कि आप उनके देख करके उनकी एज नहीं नाप सकते, नहीं बता सकते कि ये किस लेवल पे हैं। क्यों? क्योंकि जो योगी होता है वो अपने ऑर्गन्स का, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ फ्रेश या एक्टिव कब रहती है, जब उसको हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। नहीं यूज़ करते ये भी नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो चीज़ डैमेज होती है जल्दी। तो योगी जो है वो फिजिकल ऑर्गन्स को उस रीति से यूज़ करता है जो कि इसको बेस्टेस्ट कह सकते हैं। जबकि भौतिक दुनिया में हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो ऑर्गन्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो अपनी आंखों का यूज़ है, वो इधर उधर उनका आई कांटेक्ट जो है वो फोकस नहीं होता। आप खुद कभी ध्यान दीजिए, आंखें बंद करके रखेंगे तो आंखें यूं यूं हिलती हैं, वो फोकस नहीं होती है। और आंखें खोलते हैं तो हम चारों दिशाओं में कम से कम 36 बार देख रहे होते हैं। एक सतर्क रहना डिफरेंट है, लेकिन एक इन आंखों का हम कितना यूज कर रहे हैं, जितना यूज करने के लिए बनी भी नहीं है। एक्सरसाइज कराना अलग है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा देर खुला रखना, जब हम मोबाइल देखते हैं हम आंखें झपकते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस इंक्रीज हो रही है, जो बहुत साइंटिफिक है, जिसको समझा जा सकता है कि ड्राइनेस क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम पलक ही नहीं झपक रहे। पलक ना झपकने के कारण इसके अंदर का जो मॉइस्चर है, नमी जो है वो कम हो रही है। तो जब आप पलक झपकते हैं, योगी क्या है, आँख खुली तो रखता है, लेकिन आँख खुली इस तरीके से रखता है कि पलक भी नॉर्मली झपक रहा है और खुल भी रहा है। तो आंखों को फोकस, माना वो ऑर्गन्स को यूज कर रहा है लेकिन डाई हार्ड यूज नहीं कर रहा। आप अगर देखें कि हम अपनी स्किन का, अगर जैसे आपने कहा कि बहुत हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी बहुत मेकअप, बहुत कॉन्शियस होते जा रहे हैं, और एक वीक लॉन्च हुआ है कि भाई नो मेकअप डे या नो मेकअप वीक। तो क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि एक्चुअली ये स्किन जो है वो मेकअप के लिए बनी नहीं बनी है। जो अगर ये सच्चाई है कि परमात्मा ने हमें इतना सुंदर, अब बेबी स्किन देखिए, जो बच्चा भी पैदा ही हुआ है जी। 1 महीने का, 1 साल का, उसकी स्किन को कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट उसको लगाना वो कई बार इरिटेशन हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। तो परमात्मा ने हमारी स्किन जो है वो बहुत अच्छी रखी है, लेकिन फिर भी अगर कुछ हम लगाना चाहते हैं तो प्राकृतिक की ओर जाएं। प्राकृतिक चीज़ों ने जो है, जैसे एलोवेरा है, तो ये सब चीज़ें आप अप्लाई करें रादर देन द केमिकल प्रोडक्ट्स, क्योंकि केमिकल ही है। केमिकल को सस्टेन रखने के लिए भी केमिकल डाला गया है। बिल्कुल, कि 1 साल ये चले, उसके लिए भी फिर केमिकल डाला गया है। तो कितनी केमिकल हम अपने स्किन पे डाल रहे हैं, जबकि इस बॉडी को केमिकल की दरकार नहीं है, ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगी प्रिया जी यहाँ पर कि जैसे कि हम बात करें मुल्तानी मिट्टी की, बिल्कुल। आजकल बड़े सारे फेस पैक आते हैं कि मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक, इसे लगाएंगे तो एकदम ग्लो, वो 4 फेस आपको दिखाएंगे उसके साथ कि वो गोरा 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 होता चला गया ना। लेकिन आप देखिए कि ये जो मुल्तानी मिट्टी है, ये हमारे घर पर भी तो अवेलेबल, हम आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब मंगवा सकते हैं। क्या करना होता है, वो जो एक शेप का आता है, उसके बाद हम उसे तोड़ कर थोड़ा सा उसमें हम एक पेस्ट सा बना के उसे लगा सकते हैं। कितने उसके फ़ायदे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जस्ट बिकॉज हमें एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा पसंद आती है, इतना ज़्यादा हम उसमें खो जाते हैं कि हम वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ले लेते हैं, बजाय इसके कि पहले के टाइम में ये सब चीज़ें यूज़ नहीं की जाती थी। दही, बेसन और जरा सी हल्दी आपके फेस पे एक ग्लो ले आती थी। और आज भी मैं ये कहूँगी कि अगर जिसकी स्किन जो है वो ऑयली है, वो इसका जो इस फेस पैक का अप्लाई वो कर सकते हैं। अच्छा, पहले के टाइम में होता था कि हम जो होती थी घर पे मेहंदी पीस के जो पेड़ लगाते थे, उसको पीसा, हमने अपने बालों में लगा लिया, एक नेचुरल हमें एक रेमेडी, अभी हमारे बाल जो है वो सॉफ्ट हो गए और अब रंग जो हो गया वो भी कहा जाता था। लेकिन आजकल जो है डाई प्रोडक्ट्स आ गए हैं।
अब आपने डाई कर लिया, उससे क्या है आपकी आईज में भी कितने रिसर्च ये पाई गई हैं बिल्कुल। कि आईज में इफेक्ट आता है आपको स्किन पे, आपके स्कैल्प पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें तो प्रोडक्ट से हो रही हैं, लेकिन क्यों ना हम अपने आप को सस्टेन करते हुए नेचुरल प्रोडक्ट की ओर क्यों नहीं चल सकते हैं? क्यों सस्टेनेबिलिटी पे हम बात नहीं करते हैं? क्यों हम ये जो प्रोडक्ट्स हम ना यूज करके हम नेचुरली हम अगर जाएं तो वो क्यों, मतलब कितना ज्यादा हमारे स्किन के लिए अच्छा है। ये शायद से हमें सभी लिसनर को ये जानने की जरूरत है कि जितने भी आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, एक बार मैं कहने से मैं कहूँगी कि एक बार आप मेरे कहना मत मानिए, लेकिन आप करके देखिए कि एक बार आप ये जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं इनको छोड़ के एक हफ्ते के लिए आप नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करके देखिए। हो सकता है कि केमिकल से ज्यादा आपको फायदा नेचुरली हो। और उसके साथ थोड़ा सा योग शामिल कर दीजिए, ये बिल्कुल। मेरी तरफ से करके देखिए कि जब आप कोई ऐसी चीज अप्लाई करते हैं जो नेचुरल है, जी, उसके जी। बाद आप एक अफर्मेशन ले लीजिए कि ये मेरी त्वचा को बिल्कुल हील कर रहा है। जी। क्योंकि थॉट पैटर्न अपने आप में बहुत बड़ा काम करता है, जादू करता है। भले कुछ भी लगाए, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, लेकिन उसके साथ अपने आप को एक स्वमान भी दीजिए कि बिल्कुल सुंदर हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, और सुंदरता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्वस्थ है, तो स्वस्थ हो रहा है। तो ये चीज़ें भी अगर आप शामिल करते हो तो नेचुरल ग्लो आपका बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ सेल्फ एक्सपेक्टेंसी जो ज़रूरी है कि हम जैसे हैं हम वैसे खुद को एक्सेप्ट भी करें। बिल्कुल। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने योग कर लिया, अब योग के बाद आप चाहते हैं कि तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है कि अगर आप चाहें कि आप 3 दिन आपने कर लिया, योग कर लिया, चौथे दिन आप सोचे नहीं निखार तो नहीं आया, एक काम करो फेस पैक लेके आओ। ये सब काम नहीं करता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपका ध्यान नहीं होगा, फिर आपका ध्यान इसी में है कि अब ग्लो होगा, अब ग्लो होगा। जैसे कि हमने मन की बात करी थी कि आपका मन जो है, आपकी बुद्धि जो है, ये सब एकाग्र होना चाहिए, फोकस आपका होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर जो है बात हमारी एक और जो सवाल है यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, ज्योति जी हमारे साथ बैठी हैं। तो ज्योति जी ये जानना चाहूँगी आपसे कि बात योगी बनने की भी अगर हम कर रहे हैं तो योगी बनने के लिए अक्सर ये सवाल जो है ये सामने आता है, लोग हमेशा डर जाते हैं अगर कोई सामने से बोले कि अब हम जो है वो ध्यान के उसमें चले जाएंगे, हम योगी बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई शादी नहीं करता है तो सबसे पहले उसमें वो होता है कि ये योगी बनना चाहता है, उस पर एक दबाव डाला जाता है कि वो नहीं बन सकता है। कोई मतलब इंडिविजुअल थॉट्स ये सब कुछ खत्म किए दिए जाते हैं, सोसाइटी का एक अलग उन पर एक नज़रिया बन जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर बात करें योगी बनने की, क्या योगी बनने के लिए घर परिवार छोड़ने की जरूरत है? अगर ये चीज़ ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छे से बताते हैं जी। कि घर गृहस्थ में रह कर के ही योगी जीवन बिताना है, क्योंकि हमारा एम ही है कि नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी बन जाए, और घर हमारा स्वर्ग बन जाए। तो घर गृहस्थ में रहते हुए ही योग को आश्रम बनाना है, हमें योग आश्रम का कार्य करना है। तो इसलिए हमें जो है वो घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें जो घर परिवार के अंदर जो आज स्वार्थ की बातें आ गई हैं, और ये जो आपने बात कही कि घर परिवार छोड़ने की, ब्रह्मा कुमारी इसके लिए तो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि हम परिवार छुड़ा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ब्रह्मा कुमारी जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें ये चीज़ कही जाती है कि परिवार को साथ लेके चलना है। हमें परिवार में स्वार्थ नहीं रखना, परमार्थ अर्थ कार्य अर्थात सेवा अर्थ हमें कार्य करना है। तो योगी जीवन, हमें योगी जीवन जीना है, हमें योगी जो कहें कि कर्म सन्यासी नहीं बनना, हमें घर परिवार छोड़ना नहीं है, हमें अपने काम धंधे छोड़ने नहीं है, बल्कि काम को करते करते ही हम परमात्मा से कैसे कनेक्ट हों। किसी ने अगर हमारे साथ फैमिली में कोई ऊंच नीच कोई बात कह दी, उसको हम कैसे लेट गो कर सकें, उसको हम छोड़ सकें, इस चीज़ पर हम ध्यान दें। तो उसको जो कि हमारा एक चैप्टर भी है कि जीवन को कमल पुष्प समान कैसे बनाए। माना कमल का फूल रहता कीचड़ के अंदर है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी वो न्यारा है
और प्यारा है। माना हम अपने फैमिली के साथ हैं, अपनी हर एक चीज़ों के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये ध्यान रखें कि मुझे परिवार के अंदर किस भाव से मैं हूँ। क्या मेरे अंदर सिर्फ जैसे एक जब लड़का और लड़की की शादी होती है किसी की, तो दोनों एक माइंड में एक सेटअप बना लेते हैं कि हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो उनके मन में एक भावना हो जाती है, अच्छा ये ऐसा करे, ये मेरे लिए ऐसा करे, ये वो, एक दूसरे के प्रति हमारी इच्छाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और वही इच्छाएं जब पूर्ति नहीं होती हैं तो हम उससे फेडअप हो जाते हैं, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, हम उनसे ही आपस में जो है लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, हम एक दूसरे से नाराजगियाँ दिखाते हैं। लेकिन जो मेडिटेशन है, जो योगी जीवन है, वो हमें अपने मन को संयमित करना सिखाता है। हम संयम में रहें, हम अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करें, हम अपनी जो भी स्वार्थ की चीजें हैं उसको कंट्रोल करें। आगे बढ़ना है, लेकिन एक है आगे बढ़ना कि हमें उसे पीछे करके आगे बढ़ना है, और एक है आगे बढ़ना कि मुझे आगे जाना है, मुझे अपनी मंजिल को पाना है। तो मंजिल को पाना वो जरूरी है, लेकिन मुझे उसे पीछे करके जाना है, वो नेगेटिव भाव ले आएगा। तो योगी जीवन के लिए हमें सबसे पहले नेगेटिविटी, वेस्ट, इन चीज़ों को छोड़ना है। आज बहुत ज़रूरत हो गई है घर परिवार में मेडिटेशन की, योगी जीवन की, क्योंकि आज घरों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आज अगर हम मेल को देखें, जो भी अपने घरों में जाना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम घर जाना नहीं चाहते। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक फैक्ट्री मालिक थे और वो रोज ऑफिस से निकल जाते थे, 6 बजे या 7 बजे निकल जाते थे, लेकिन उसके बाद फटाफट वो ऑफिस से तो निकले, लेकिन एक दिन उनका जो एम्प्लॉय था उसने देखा कि उनके घर के पास एक पार्क है और उस पार्क के अंदर रोज सर जाते हैं, 10 बजे तक बैठते हैं और 10 बजे अपने घर में जाते हैं। तो उन्होंने कहा 10 बजे घर में जाने का मतलब? फिर एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, सर आप ऑफिस से तो 6 बजे 7 बजे आप निकल जाते हैं, लेकिन आप वहाँ क्यों 10 बजे पहुँचते हैं? तो उन्होंने कहा कि वहाँ 10 बजे मैं इसलिए जाना चाहता हूँ, मैं घर में जाऊँ और जाके सो जाऊँ, मुझे किसी से बात न करनी पड़े। माना व्यक्ति आज अपने घर में भी जाने से कतरा रहा है, बाहर ही रहना चाहता है। तो क्यों वो चीज है? क्योंकि गृहस्थ अलग हो गया है, आश्रम अलग हो गया है। हमें गृहस्थ को आश्रम बनाना है, वो प्योरिटी, वो घर के अंदर घर को मंदिर बनाए, हम घर के अंदर वो सारी चीजें लेके आए जो एक आश्रम में है। वो प्यार हो, वो एक दूसरे के प्रति सेवा भाव हो। आज हम काम कर रहे हैं घर में, अच्छा मुझे ही करना पड़ता है, मेरे ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्यों नहीं करते हैं? ये चीजें सोच करके हम अपने घर परिवार को कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं। अगर हम वहाँ पे ये सोचते हैं, योगी जब हम बन जाते हैं तो हम ये सोचते हैं मेरी सेवा है, ये परिवार मुझे भगवान ने दिया है, मुझे इनकी सेवा करनी है, मुझे जितना हो सके ये मेरा भाग्य बन रहा है, मेरे जीवन के अंदर खुशियाँ आ रही हैं, तो मुझे उन चीज़ों की तरफ जाना है। बच्चों की पालना कर रहे हैं, अभी जो आज का समय हो गया है, आज लोग सोचते हैं कि मेरे बुढ़ापे का सहारा है। वो ये भूल जाते हैं कि घर के अंदर बच्चा बुढ़ापे का सहारा नहीं है, मेरे किए हुए कर्म, मेरा अपना भाग्य मेरे लिए सहारे खड़े कर देगा। आज जिन्होंने, जो स्वामी विवेकानंद जी हुए, चाहे महात्मा गांधी हुए, इन लोगों ने अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं ली, उन्होंने अपने कर्म इतने ऊंचे बनाए कि आज लोग उनको याद कर रहे हैं। उनके बच्चों से उनका नाम नहीं चल रहा है, उनके कर्मों से उनका नाम चल रहा है। तो आज जब ये भावना हम खत्म कर देते हैं, हमने बच्चों की रचना की है, उनको हमें अच्छे से पालन पोषण करना है, उन्हें अच्छे संस्कार देने हैं, लेकिन इसलिए हमें उन्हें पालना है कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, वो स्वार्थ आ गया। जहाँ स्वार्थ आएगा तो डेफिनेट हमें मिलेगा भी वही चीज, क्योंकि हमने स्वार्थ के वशीभूत होकर के उसको हमने पालना दी है, तो हमें वही मिलेगा। अगर हम वहाँ पे ये सोचते हैं ये मेरी फर्ज है, मुझे करना है, मुझे उनकी पालना देनी है, मुझे अपना बेस्ट देना है, ये मेरी खुशी है, तो हमें उसका रिजल्ट भी बेस्ट मिलता है।
तो योगी जीवन माना सिर्फ अपनी इंद्रियों पर संयमित करना, जिसको हमने पहले भी बताया कि जो 8 प्रकार के हैं कि डिसिप्लिन हो, हम अपने श्वासों पर केंद्रित करें। कहीं भी ये चीजें हमें योगी जीवन हमें दूर नहीं कर रहा है, हमें फैमिली छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है। फैमिली में रहते हुए प्यार कैसे बढ़ाएं, स्वार्थ को कैसे छोड़ें, परमार्थ अर्थ कैसे चले, इन चीज़ों को हमें अडॉप्ट करना है। जितनी जल्दी हम अडॉप्ट करेंगे, जितना हम इजी, आप देखें आप परिवार से कनेक्ट होंगे जी। कनेक्ट भी होंगे लेकिन डिटैच भी होंगे। माना ऐसा कनेक्शन, जैसे अगर आप चावल के दानों को देखते हैं, अगर 4-5 चावल के दाने चिपके हुए हैं तो हम कहते हैं कीड़ा लगा हुआ है और हम उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अगर सारे चावल एक साथ है लेकिन अलग अलग दाने हैं, उन चीजों का अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो अलग अलग दाने वो चीज क्या दिखा रही है कि हम सब एक साथ होते भी अलग है। तो हमें भी यही चीज योगी जीवन में करनी है, रहना सबके साथ है लेकिन माइंड से डिटैच, फिजिकली अटैच। हम एक दूसरे के साथ रहें लेकिन माइंड से हम बिल्कुल डिटैच हों। तो ये भ्रांति निकाल दें कि हम योगी जीवन का मतलब घर परिवार छोड़ना है, हमें शादी नहीं करनी है, हमें आगे लोगों से आगे बढ़ना नहीं है, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, बहुत ऊंचे विचार रखना ये योगी जीवन है और यही चीज हमें आगे तक लेके जाएगी। बिल्कुल। तो बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज आज हमें मिली है मेडिटेशन के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा शांति भी मिली है। इसी के साथ जाते जाते आखिरी सवाल आपसे मैम, जो मैं प्रिया जी जानना चाहूँगी, क्या वो ख़ास संदेश है आज आप हमारे सभी लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगी? हम लोग मनाते तो हैं 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, लेकिन सिर्फ इसे एक दिन के लिए ही इसको नहीं समझें, इसे पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। और जब हम इसे पार्ट ऑफ लाइफ बनाते हैं तो आर्ट ऑफ लाइफ यानी जीवन जीने की कला हमें आ जाती है। क्योंकि मन जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसे आप कंट्रोल कर पाते, कंट्रोल नहीं भी कर पाते तो उसको अपने अकॉर्डिंग अपना फ्रेंड बना पाते हैं। और जब फ्रेंड हो जाता है मन, तो कभी आप मन की सुनते हैं और मन कभी आपकी सुनेगा। इसीलिए योग जो है वो बहुत ज़रूरी है। योगा तक तो हम पहुंच गए हैं, पर योग जो कि योग के योगा के अंदर ही शामिल है, क्योंकि आ का डंडा जब लगता है वो योगा है और आ का जो मात्रा है वो हटा दी जाती है तो वो योग है। तो योग जब हम करते हैं तो योगा के अंदर वो समावेश है, लेकिन उस समावेश को हमें पूरी तरह से समझना है और परमात्मा से जुड़ना है। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट के लिए बात चल रही है सस्टेनेबिलिटी की, तो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इसी के साथ थैंक यू सो मच। मैं आज दोनों का ही, यानी कि प्रिया जी और ज्योति जी का, दोनों का तहे दिल से करना चाहूँगी कि आज आप हमारे शो में आए, इतनी सारी बातें करी हैं और छोटी से छोटी जानकारी आपने हमारे लिस्ट तक पहुंचाई है। मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन की बात करूं, ध्यान की, योग की बात करूं, काफ़ी ज़्यादा शांत मैं भी महसूस करी और आई होप हमारे लिसनर्स तक भी ये जानकारी सही सटीक तरीके से पहुंची होगी। इसी के साथ धन्यवाद करती हूँ आप दोनों का ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स और अच्छा लगा सबके साथ आकर के। इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का और आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।